हाँ जी दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वेरी गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़बरदस्त गया होगा। और इन केस आपके हिसाब से अप टू द मार्क नहीं गया है तो जो आया था वो चले गया है। अब उसको ही सोचते बैठोगे तो अगला एग्जाम आप कब दोगे ना। तो भैया, ये रीत है, इस इंडस्ट्री की रीत है। जो जैसा आया वो गया, अच्छा गया बुरा गया गया। अब अपने को जीवन में आगे बढ़ना है और पूरी ताकत लौ पे लगानी है। इस पे क्या बेस्ट कर सकते हैं, आने वाले सब्जेक्ट में क्या बेस्ट कर सकते हैं, अब ये सोचना है, चाहे पिछला जैसा भी गया हो। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ड्यूरेशन क्या होगा इस लेक्चर का। तेरी 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 इच्छा बता कब तक। तू बोलेगा 1 घंटे में खत्म करना, 1 घंटे में कर देंगे। तो बोलेगा भाई साहब 3 घंटे चलाओ, हम 3 घंटे चलाएंगे। तो बोलेगा 5 घंटे में खत्म कर दो, 5 घंटे में खत्म कर देंगे। बताइए। अब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरा ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर है क्या? फटाफट बताएंगे। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आपको? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बताए। सर को पहली बार 1x पे सुन रहा हूं। बढ़िया है। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर हाँ तो मैं फटाफट शुरू करना चाहता हूं दोस्तों। अगर हाँ तो मैं फटाफट शुरू करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम सबसे पहले फेमा से शुरुआत करने वाले हैं। फेमा पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कि फेमा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। और इस पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। डेफिनेटली पूरे क्वेश्चन कवर नहीं हो सकते, बट मैंने उन क्वेश्चन को चुना हुआ है जहां जहां पे भी आप एग्जाम में अटक सकते हो ना। तो हर चैप्टर में कुछ अटकलें होती है जो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से इन अटकलों में से सवाल पूछा जा सकता है। उन अटकलों को मैं आपको करवाऊंगा। यह आपको एक मोमेंटम दे देगा, यह आपको एक बूस्टिंग दे देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ यार मुझे सारी चीजें बन रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं 15 के 15 चैप्टर एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 को अगर मैं छोड़ दूं तो 14 चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हुए जाऊंगा। तो आपको एक एग्जॉस्टिव 360 डिग्री कवरेज मिलेगा। आपको गुमराह करना नहीं चाहूंगा और आपको चाहूंगा कि आप भी कहीं से गुमराह ना हो कि इतना कर लेना तो हो जाएगा। भाई इतना पता होता, इतना कर लेना होता तो सब उतना ही कर लेते। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे सारे डायरेक्शन आपको क्लियर है कि यहां पे हम एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। जहां जहां टेक्निकल पॉइंट है वो कवर करेंगे। उन टेक्निकल पॉइंट की वजह से इस चैप्टर में जितनी भी चीजें होगी वो आपकी कवर हो जाएगी। यानी कि भाई जितनी भी टेक्निकल चीजें एक क्वेश्चन में मैक्सिमम रूप में कवर हो जाए वो कवर हो जाएगी। क्या क्लियर है दोस्तों यहां तक की बातें? क्या मेरी यहां तक की बातें क्लियर है? अगर हाँ तो मैं फटाफट शुरू करना चाहूंगा दोस्तों। अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो मैं फटाफट शुरू करना चाहूंगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। लेट स्टार्ट दोस्तों। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलने वाला हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यानी कि मैं फेमा से लेके पूरा रिवर्स में चलूंगा। कुछ बच्चे कह रहे पीडीएफ के लिए, तो बेटा ये पीडीएफ ऐसा है कि मेरे क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है, मैं दे नहीं सकता। मेरे पास जो रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे उनके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चंस रहेंगे ही। तो आपके पास जो भी टीचर की क्वेश्चन बैंक हो, आप जहां से भी पढ़े हुए हो, आप इस पीडीएफ के चक्कर में मत रहो। एक दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस को सुनो, समझो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपका बहुत तबीयत से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट मैं शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, ये आईसीएआई की मॉड्यूल पे भी दिया हुआ है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ननवानी जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायना है। कितना चलेगा भाई? मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने 2 घंटे का टारगेट रखा हुआ है। 2 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा, बस तुम साथ में चलो। 2 घंटे में पूरा का पूरा 13 से 14 चैप्टर, तुम टेंशन मत लो, बस आते जाओ। मिस डायना है, एयर होस्टेस है भाई साहब। कहां पे? ब्रिटिश एयरवेज में, सुना होगा आपने इसको। 12 महीने उड़ती है वो। ठीक है। और उसके बाद ब्रेक लेती है 18 दिन का। अब ब्रेक के समय उसको जो अकोमोडेशन बेस मिलता है तो ब्रिटिश एयरवेज का जो हेडक्वार्टर है वहां मिलता है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको मुंबई रखा गया। अब सवाल यह आता है कि भाई साहब पिछले फाइनेंशियल ईयर पे वो मोर देन
182 डेज रही हुई है, कहां पे? मुंबई पे। तो बताइए उसको PRI मानेंगे कि PROI मानेंगे? अगर ऐसा सवाल आपके जीवन पे आता है, आपको ध्यान रखना है यहां पे एक ही शब्द में बार बार फोकस किया हुआ है कि वो स्टे की है मुंबई पे, मुंबई पे स्टे की है, वो मुंबई पे रिसाइड नहीं की है। और यहां पे फेमा के अंदर साफ बोला कि भाई हमको रिसाइड चाहिए, परमानेंट चाहिए, हमको स्टे नहीं चाहिए। बराबर है क्या? तो अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ही बात आती है कि भाई अगर वो स्टे की हुई है, बराबर है क्या, पहली चीज, तो क्या उसको रिसाइड मानेंगे? द आंसर इज नो। दूसरी बात, जब वो मुंबई में स्टे की थी वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था। अगर वो रिसाइड करती और वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए रहती, तो क्योंकि वो यहां पे मोर देन 182 डेज थी तो हम उसको PRI मानते। लेकिन क्योंकि उसने रिसाइड नहीं किया है, वो स्टे की थी, एंड स्टे इज वेरी डिबेटेबल, तो इसकी वजह से उसको PROIE माना जाएगा। जस्ट मुझे पता है आपको ये आता है, बट जस्ट एक दिमाग में वापस से बैठाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों मैं आपको करवाना चाहता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, धीरे धीरे आपका लेवल अप करवाऊंगा। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन मेरे पास है, यहां पे ध्यान से समझना। नीचे एक क्वेश्चन मेरे को जो करवाना है ये वाला, कि भाई एक्स है वो रिसाइड किया इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में फॉर लेस देन 182 डेज, 182 डेज से कम में। ठीक है सर, अब वो इंडिया आ रहा है 1 अप्रैल 2020 को। पहले तो बोला रिसाइड किया इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में फॉर लेस देन 182 डेज, बहुत अच्छी बात है। फिर 1 अप्रैल 2020 को इंडिया वापस आता है बिजनेस करने के लिए, कहता है भाई साहब बिजनेस जो है इंडिया का वो अप्रैल 30 को छोड़ देगा और इंडिया छोड़ देगा 30 जून 2021 को। अब इसको मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे पास भाई साहब चार्ट, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, इस पे आपको डेट्स के ऊपर सवाल पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, ध्यान से समझना। कहता है देखो एक्स नाम का एक इंडिविजुअल है, हाँ भाई है, 19-20 में लेस देन 182 डेज रहा है, हाँ भाई लेस देन 182 डेज रहा है, ओके। अब इंडिया आ रहा है भाई साहब 20-21 पे, देखो लिखा है रिसाइड किया इंडिया में 20-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इंडिया में रहा, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब 21-22 में कहता है कि 30 अप्रैल को धंधा छोड़ देगा इंडिया वाला और 30 जून को इंडिया छोड़ देगा। देखो घुमाना कैसे है इसको, कहता है 30 अप्रैल को धंधा छोड़ देगा और 30 जून को इंडिया छोड़ देगा, बराबर है क्या? सो नाउ द पॉइंट इज, अब आपको बोल रहा है इस परिस्थिति में आप उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। 20-21 पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा और 21-22 पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा? तो भाई सीधी सी बात है, 20-21 में साफ बोला है बिजनेस के लिए आया है तो PRI ही रहेगा। अब सवाल आता है 21-22 में उसका क्या स्टेटस रहेगा, यानी कि इस वाले ईयर में। तो भाई साहब 21-22 में भी इंडिया में बिजनेस के लिए ही है ना, 21-22 में भी बिजनेस के लिए है ना। जा कब रहा है? 30 जून को। अब बात को ध्यान से समझना, 30 जून को जब वो इंडिया छोड़ के जा रहा है तो क्या इंडिया छोड़ के बाहर बिजनेस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या अनसर्टन पर्पस के लिए जा रहा है? अगर हां तो PROI, अगर इन तीन के अलावा किसी के लिए जा रहा है तो PRI बोलेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसको, ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक्स को माना जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 1 अप्रैल, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। लेकिन अगर वो 30 जून को इंडिया छोड़ रहा है तो पर्पस क्या है छोड़ने का इंडिया? वो आउटसाइड इंडिया किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, अनसर्टन पीरियड के लिए? अगर हां तो भाई साहब इसको PROI मानेंगे 1 जुलाई से। और अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा, बिजनेस वोकेशन के लिए नहीं जा रहा, अनसर्टन पीरियड के लिए नहीं जा रहा है, तो वो कंटिन्यूसली PRI ही माना जाएगा। क्या यहां तक की बातें समझ में आई? तो ये आप ध्यान रखना, ये पर्पस मैटर करता है कि वो इंडिया छोड़ किस लिए रहा है। 30 जून को जब इंडिया छोड़ रहा है तो किस लिए छोड़ रहा है? बाहर जाके बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन करने वाला है कि कोई और पर्पस है? कोई और पर्पस है तो PRI, लेकिन बाहर इन तीन पर्पस के लिए जा रहा है तो PROI। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आती है। जीवन में और फटाफट आगे चलते हैं। ये एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, बराबर है क्या? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एक बार में रिवाइज हो जाएगा। एक एक करके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है देखो, एक इंडियन नेशनल है, वो फॉरेन एक्सचेंज इन सारे पर्पस के लिए लेना चाहता है। पहला पर्पस, उसको US डॉलर 2000 चाहिए
कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, अरे भाई साहब प्रोहिबिटेड है ना ये। कॉल बैक सर्विस के लिए आप ऑथराइज पर्सन से नहीं ले सकते, विथड्रॉल नहीं कर सकते। दूसरा, मिस्टर रमेश नागपुर के ट्रेवल करना चाहते हैं नेपाल, लो भाई साहब नेपाल भूटान के लिए कब से हम देने लग गए, ये भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी, भाई साहब प्रोहिबिटेड, यहां से भी नहीं मिलेगा। आपको $10,000 कमीशन देना है अंडर स्टेट क्रेडिट रूट, बराबर है क्या? ये भी आप कैसे कर सकते हो भाई साहब, ये तो सब मना ही है। देखो ए बी सी डी में ये देखिए, ए प्रोहिबिटेड, बी प्रोहिबिटेड, सी प्रोहिबिटेड, डी प्रोहिबिटेड, पूरे के पूरे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। आइए अब आते हैं ई में। एक्स नाम का एक फिल्म स्टार है, उसको न्यूयॉर्क में अपने साथियों के साथ दिवाली पे एक इवेंट करना है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और उसके लिए उसको $20 की जरूरत है। अब तुमको चाहे 2,000 की जरूरत हो, तुमको चाहे 20,000 की जरूरत हो, तुमको चाहे 22,000 की जरूरत हो, भाई साहब आपको इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका अमाउंट कितना है। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। सर हार्ट की सर्जरी कराना है आर को, वो यूके जाना चाहता है, क्या लिमिट होनी चाहिए? बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या एमाइग्रेशन के लिए या एजुकेशन के लिए जाते हो तो $2.5 लाख की जो लिमिट है वो लगती नहीं है। तो वैसे तो कहता है देखो $2.5 लाख तक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप लेके जा सकते हो, लेकिन जहां मेडिकल की बात है, एजुकेशन की बात है, इमिग्रेशन की बात है, आप देश छोड़ के जा रहे हो, जितना चाहिए उतना लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ को $30,000 चाहिए यूके की बिजनेस ट्रिप के लिए, अरे भाई $2.5 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं आरबीआई की, बिंदास लेके जा। ठीक है। अब $5,000 चाहिए ट्रांसपॉन्डर के हायरिंग चार्जेस के लिए, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, ये सीजी के अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन है। सी को चाहिए $10,000, वो अपने एजेंट को कमीशन देना चाहता है क्योंकि उसके एजेंट ने बैंगलोर पे एक फ्लैट करवा के लिया है। तो भाई आपको पता होगा इसकी लिमिट दी हुई है कि 5% और $25,000 विच एवर इज हायर, ये लिमिट दी हुई है आई वाली। आइए फटाफट देखते हैं, ये देखिए 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 दोनों में से जो भी ज्यादा है इतना तक आप बिना आरबीआई के अप्रूवल के दे सकते हो। लेकिन अगर एक्सीड होता है $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस, दोनों में से जो भी ज्यादा है इतना आप दे दो बिना आरबीआई के अप्रूवल के, इसके ऊपर होगा तो आपको क्या लगती है? आरबीआई की अप्रूवल लगती है। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। जीवन में आगे बढ़ते, अब कहता है भैया फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है किसको? एल को, $20,000 उसके लिए लगेंगे, फिर ट्यूशन फीस और ये सब मिला के 30,000 और लगेंगे। अरे भाई $2.5 लाख तक कोई दिक्कत ही नहीं, लेके जा। A wants to make a remittance of कितना? 2 लाख for payment as prize money to the winning team in a hockey tournament। भाई याद रखो $1 लाख तक तो छूट दी गई है। अब $1 लाख के बाद अगर आप प्राइज मनी देना चाहते हो तो आपको सीजी का अप्रूवल लगता है, प्रोवाइडेड आप इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडी ना हो। अब यहां पे मिस्टर ए है, ना तो ये इंटरनेशनल है, ना तो नेशनल है, ना तो ये स्टेट है, और दे रहा है 2 लाख रुपए। भाई 1 लाख रुपए तक चलता है, 2 लाख तक नहीं चलने वाला, 1 लाख तक तो चलेगा, 1 लाख के ऊपर सीजी का अप्रूवल है। रोहन गिफ्ट देना चाहता है $10,000 का अब्रॉड में, दे दे भाई, $2.5 लाख में ये भी कवर होता है। यहां पे पी नाम का व्यक्ति लॉटरी जीता है और अपने बेटे को भेजना चाहता है उस लॉटरी के पैसे से, प्रोहिबिटेड है। बी वॉन्ट्स टू मेक रेमिटेंस ऑफ $10,000 फॉर पेमेंट फॉर गुड्स परचेस फ्रॉम अ पार्टी सिचुएटेड इन नेपाल, अगेन प्रोहिबिटेड। नेपाल वाले व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन करोगे वो प्रोहिबिटेड माना जाएगा। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? फटाफट आओ एक बार देख के लेते हैं हम लोग लास्ट के जितने ट्रांजैक्शन अपन ने देखे, कि देखो यहां पे हाँ जी 1 लाख तक आप दे सकते हो मिस्टर ए, क्योंकि इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल बॉडी नहीं है तो उसको सीजी की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। गिफ्ट के केस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है लॉटरी विनिंग वाला, और ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन है? प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है? नेपाल और भूटान वाले व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन आप करोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है सर, बढ़िया है। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं। अब ये मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें मार्क करके रखी कि एग्जाम में आप तकलीफ ना पाओ। अब देखो एबीसी लिमिटेड है, मिस्टर टेलर है, एक टेक्नीशियन है, उसकी सर्विस ले रहा है मशीन इंस्टॉल करने के लिए और उसको $40,000 पे करने वाला है। कहता है बताओ क्या ये परमिसेबल है? भाई ना तो ये प्रोहिबिटेड है,
शेड्यूल 1 के अंदर तो है नहीं, ना तो सीजी का अप्रूवल लगता है ना आरबीआई का। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो तीनों ही जगह लिस्टेड नहीं है, वहां पे आप उसको धड़ल्ले से कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के। 40,000 यूएस डॉलर आप उसको दे दो, क्योंकि ये तीनों ट्रांजैक्शन में नहीं है, ना 1 पे है, ना 2 पे है, ना 3 पे है। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं। अब इस पे भी क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। कहता है बताओ क्या आप इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलोगे क्या? पहला, एस नाम का एक रेसिडेंट इन इंडिया है, मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है यूके के वेंडर से, क्या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस। क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई साहब, मैं इंडिया का हूं, पीआरआई है, मेरी असेट और लायबिलिटी फॉरेन में अल्टर हो रही है तो कैपिटल, बाहर वाले की यहां हो रही है। अब भाई साहब मैं रेसिडेंट इन इंडिया हूं, मैं मशीन मंगा रहा हूं इंडिया में, तो मेरी असेट इंडिया में बन रही है ना, यूके वाले को मैं पेमेंट कर दूंगा ना, मेरी वहां पे कोई लायबिलिटी बन रही है ना मेरी वहां पे कोई असेट बन रही है। क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा? नहीं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। दूसरा, इंडियन रेसिडेंट है, मशीन इंपोर्ट कर रहा है 3 महीने के क्रेडिट में। अरे 3 महीने का क्रेडिट इट शॉर्ट टर्म क्रेडिट, 6 महीने तक का क्रेडिट चलता है। मैंने वहां पे 6 महीने तक का भी अगर उधार लिया है बाहर वाले आउटसाइड इंडिया वाले बंदे से तो भी चलेगा, यहां तो 3 महीने है, यह भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तीसरा, इंडियन रेसिडेंट है, यूएस डॉलर 1,000 अपने एनआरआई ब्रदर को दे रहा है गिफ्ट। अरे गिफ्ट दिया, सामने वाले ने लिया, विषय खत्म। अरे भाई साहब गिफ्ट गिवन एंड एक्सेप्टेड, खत्म। कॉन्ट्रैक्ट टेक में भी पढ़ा था, कोई लायबिलिटी आ रही है क्या? नहीं। तीनों के तीनों ही केस पे ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी इधर उधर अल्टर नहीं हो रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फटाफट जीवन पे आगे चलते हैं दोस्तों। आते हैं यहां पे, मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन कर रहा हूं जहां पे आपको तकलीफें आ सकती है, बाकी तो आप समझदार हो सारे के सारे। रिवीजन तो अपन ने ऑलरेडी डाल के रखा है, आपको पता ही है। 8 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा रिवीजन डाल के रखा है। जिसको नहीं पता है वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना, 8 घंटे में पूरा चैप्टर 15 चैप्टर का रिवीजन है उसमें। आइए अब आते हैं यहां पे। यहां पे क्या बोलता है, मिताली करके डायमंड्स लिमिटेड है, कटिंग पॉलिशिंग करती है डायमंड का, और इनको क्या करना है, यूएस डॉलर 10,000 रुपए का दान देना है, बाहर डोनेट करना है। किसको? एक ऐसी संस्था है वहां पे जो कि इन्हीं के कटिंग पॉलिशिंग वाला काम सिखाती है, तो इनके भी इंप्लॉइज को ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो अब ये कहता है भाई साहब अगर आपको अपने जैसे किसी इंस्टीट्यूट जो बाहर में है उसको दान करना है, बराबर है क्या, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना यूएस डॉलर कमाया है उसका 1%, या तो 50 लाख यूएस डॉलर, दोनों में से जो भी कम है उतना आप आरबीआई के अप्रूवल के बिना दे सकते हो, उसके ऊपर आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो देखो क्या कहता है, कहता है 1% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, और 50 लाख, दोनों में से जो भी कम है उतना बिना आरबीआई के अप्रूवल के दे दो। तो सर अगर मैं 1% करता हूं तो 3300 यूएस डॉलर आता है, ये बिना आरबीआई के अप्रूवल के हो जाएगा। अब आपको देना यूएस डॉलर 10,000, इसके लिए तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। बहुत बढ़िया सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। आते हैं इधर, अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आप घूमो ना करके ये भी एक आपका वार्म अप हो जाए। इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटी, क्या परमिटेड है? हाँ सर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पीआरआई फॉरेन सिक्योरिटी में लगा रहा है, परमिटेड है। फॉरेन करेंसी लोन इंडिया में ले रहा है या अब्रॉड में ले रहा है पर्सन रेसिडेंट इंडिया, परमिटेड है? हाँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंसी नोट, परमिटेड है? हाँ। अब निधि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे भाई आपको। टीडीआर में डील करना चाहते हो, ये नहीं करने देंगे भाई आपको, बराबर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। आते हैं इधर, अब यहां पे भी एक बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, ताकि आप एग्जाम के स्ट्रेस में, इस पे टेंशन में इसको गलत ना करें। कंपनी कहां पे इनकॉर्पोरेट है? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है भाई साहब, और उसकी एक ब्रांच कहां पे? चेन्नई में। तो भाई साहब ये तो हो गई पीआरओआई, लेकिन जो चेन्नई वाली ब्रांच है वो तो इंडिया में, वो पीआरआई हुई। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा चेन्नई का? पीआरआई। चलो यहां तक तो समझ में आया। अब बोल रहा है चेन्नई वाली ब्रांच चेन्नई में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रही है, तो क्या इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे? अरे भाई जब चेन्नई वाली ब्रांच पीआरआई है और वो चेन्नई में प्रॉपर्टी ले रही है, तो इंडिया में ही असेट बनेगी, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे क्या? पीआरआई की जब आउटसाइड इंडिया कोई असेट और लायबिलिटी अल्टर होती है तब कैपिटल बोलते हैं। ये चेन्नई वाली पीआरआई की है, इंडिया में ही ले रही है, इसको आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। जहां जहां आप अटक सकते हो वहां वहां चीजें मैंने मार्क करके रखी है। अब ये वाली बात, भाई साहब देखो, बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
इसका एम्प्लॉयमेंट यूएसए में, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए बहुत टाइम से। अब कहता है बोले वो फार्म हाउस लेना चाहता है। भाई साहब पीआरओआई यहाँ पे फार्म हाउस के लिए काम नहीं कर सकता। दूसरा, वो निधि में इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता। रियल स्टेट में करना चाहता है, भाई साहब टाउनशिप बनाते हैं, हाँ भाई रियल स्टेट में टाउनशिप, डैम, ब्रिजेस, इन सब में इन्वेस्ट करना चलेगा। आप आके बोलोगे कि यहाँ पे लैंड खरीदने आ रहे, वो नहीं चलने वाला। ठीक है सर, दैट्स ऑल दोस्तों। अभी मेरे पास पीछे के जो कुछ क्वेश्चन है जीसीए में कि भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट में आपको क्या क्या सवाल पूछ सकता है, कहां कहां से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो भाई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले डेफिनेशन को तो छोड़ना ही मत, और गलती से ये मत छोड़ना जो सेक्शन नंबर 27 आपका आता है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट वाला, वो दिखा रहा हूं एक बार फटाफट। ये आ गया मैं यहाँ पे, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। 3-4 बातें इसमें ध्यान रखना। सेक्शन 27 में सवाल बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सेक्शन 27 इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो सेक्शन 27 में 3-4 वेरिएशन आते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो लिखा हुआ एक लैंडलॉर्ड है, दिल्ली पे है, अपना फ्लैट बी को दिया 20,000 रुपए भाड़े में। उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई कभी भी खाली करवाना होगा ना मकान मालिक को तो 1 महीने का नोटिस देना है। 8 महीने बाद मिस्टर ए ने उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा कि भाई घर खाली कर देना। मिस्टर बी की जो वाइफ है मिस्टर सी, मिसेस सी, वो रिफ्यूज करती है कि बोले हमको नोटिस मिला ही नहीं है, हम वेकेट भी नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो एक ही चीज इस पे याद रखना, एक ही चीज इस पे याद रखना, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों। जहां पे भी किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर पोस्ट से भेजने बोला है, तो जब तक डिफरेंट इंटेंशन नहीं दिखता है तब तक पोस्ट का मतलब ये 3 चीजें, पत्थर की लकीर है, इसके बेसिस में 2 आंसर क्वेश्चन और करेंगे। पहले प्रॉपर एड्रेस होगा, प्रीपेड होगा, और पोस्ट का मतलब यहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट होगा। अब इस पे 3 केस लॉ है, 2 इधर है, नीचे एक और मिल जाएगा। पहला क्या बोलता है, कहता है देखो नोटिस अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा हुआ है प्रॉपर एड्रेस में, माना जाएगा सामने वाले को मिल चुका है अनलेस कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड। दूसरा, जगदीश सिंह वर्सेस नत्थू सिंह वाला जो केस है, यहां पे ये बोलता है भैया आपने भेजा, टेनेंट ने उसमें रिफ्यूजल करके इंडोर्स कर दिया कि रिफ्यूज कर रहा हूं, भाई ये भी माना जाएगा कि आपको मिल गया। अब इस पे जो सवाल बनेगा वो समझना कैसा सवाल बनेगा। ये लास्ट वाला 2 सवाल मुझे आपको बताने हैं जो इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। पहला, यहां पे जो कहानी है मैं अपने से बता देता हूं, आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई रचित नाम का एक बंदा नया घर लिया, नए घर में शिफ्ट हो गया, बकायदा इनकम टैक्स रोज पे कर रहा था, वो रेगुलर पे कर रहा था। नया घर में शिफ्ट हो गया तो जो पुराना वाला घर है, पुराना वाला घर जो है वो पुराने हाउस को कहां दे दिया भाई साहब, पुराने हाउस को एक टेनेंट को दे दिया, बराबर। नोटिस रीच्ड एट द ओल्ड हाउस, नोटिस वॉज प्रॉपरली सेंड। भाई पुराने वाले घर पे इनकम टैक्स का नोटिस गया, पुराने वाले घर पे जो अभी ओनर रह रहा है वो मना कर दिया, बोले भाई रचित यहां पे नहीं रहता है, भागो। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा था वो रचित को मिला नहीं, रचित को नहीं मिला तो इनकम टैक्स वाले पैनल प्रोविजन करा रहे हैं, पैनल एक्शन ले रहे हैं। रचित बोलता है मेरे ऊपर पैनल एक्शन ना लिया जाए क्योंकि भैया मेरा तो नया घर चले गया था, मेरे को वाकई में नहीं मिला है, ये जो पुराना वाला घर है उसमें जो मालिक रह रहा है वो गधा है साला, मेरे को बताया नहीं। यहां पे क्या होना चाहिए, तो यहां पे सेक्शन 27 के हिसाब से यह है कि अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रॉपरली एड्रेस पे प्रीपेड होके वो गया हुआ था, माना जाएगा रचित को मिला है, रचित के ऊपर पैनल एक्शन होगा। 27 के हिसाब से रचित की ये ड्यूटी बनती है कि आपके नए घर का एड्रेस आपको अपडेट कराना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स का जो डिसीजन है वो करेक्ट है। नाउ दिस इज समथिंग, यहां पे लिखा है रूल्स के अंदर, कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी नोटिस जाएगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से जाएगा, RPAD से जाएगा, और आपने भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट, तो अब तो नहीं चलेगा। क्यों सर? अरे यहां पे साफ लिखा है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर। किसी लेजिस्लेशन में, किसी रेगुलेशन में जब तक कुछ अलग से नहीं बोला है कि नोटिस डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, जब तक अलग से नहीं बोलता तब तक आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, चलेगा। जब उस कानून पे लिख दिया है भाई साहब कि आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, और उस परिस्थिति के अंदर आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो, यहां पे नहीं माना जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिडली सर्व हुआ है, क्योंकि अलग से लिखा था RPAD और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, तो ये जो प्रिजम्पशन है ये मिलने वाला नहीं है। ये सेक्शन 27 को आप याद रखिएगा। मैं फटाफट जीवन पे आगे बढ़ता हूं। इसके बाद मैं आपको मेरे कुछ फेवरेट क्वेश्चन है मैं फटाफट कराता हूं। मैंने ना डिपॉजिट के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के रखे कि 1 सेकंड में आपकी सारी चीजें उस पर रिवाइज हो जाएगी।
अब इसको भी ज्यादा मैं टाइम नहीं देना चाहता, एलएलपी के ऊपर ये सवाल है। एबीसीडी 4 पार्टनर है अल्फा एलएलपी के। अब यहां पे कहता है ए नाम का एक व्यक्ति है, वो एग्री किया था कि 70% शेयर जो है वो अपनी डॉटर को दे देगा इस अल्फा एलएलपी का, और डॉटर का नाम एक्स है। क्या अब एक्स क्या अल्फा एलएलपी से बोल सकती कि मेरे को इंफॉर्मेशन दिखाओ कितना मेरे हिस्से पे आ रहा है? क्या वो एक्सेस मांग सकती है? क्योंकि पार्टनर डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल पार्टनर डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। जो मिस्टर एक्स है, सॉरी मिसेस एक्स है या मिस एक्स है, वो पार्टनर नहीं है, तो वो मांग नहीं सकती। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। मैं थोड़ा सा जीवन में और आगे बढ़ना चाहता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ये वाला एलएलपी में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर भी पूछ सकता है। रेसिडेंट वाले में एक सवाल ये है, एक पार्टनर था भाई साहब, वो सीज हो गया। कब सीज हो गया भाई साहब? वो सीज हो गया 11 नवंबर को, लेकिन आरओसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो 11 नवंबर के बाद जो भी एलएलपी की लायबिलिटी आई है, क्या वो लायबल रहेगा? 110% लायबल रहेगा, क्योंकि आपको डीम्ड पार्टनर माना जाएगा सेक्शन 24 के हिसाब से, क्योंकि आपने रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी नहीं दी है। ये तो अपन फाउंडेशन में भी पढ़े थे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वाला। ठीक है सर, अब आइए फटाफट कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए निकाल के रखा हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनना इसको। चलिए फटाफट मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन है, फिल हेल्थ सिस्टम करके है, ये एक फॉरेन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया पे रजिस्टर्ड हुई है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का 31 मार्च 2020 को कंपनी ने प्रिपेयर किया है। अब आपको पूछ रहे, बताओ क्या इस कंपनी को, जो फॉरेन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया पे रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, क्या इसको अपना अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा? अगर हां तो किससे? तो बोले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया से। ठीक है। दूसरा, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगी? कौन से डेट में फाइल करना है? तो याद करो दोस्तों, 6 महीने करना है अपने को। सॉरी, मैंने 6 महीने बोला, हाँ बिल्कुल 6 महीने में करना है FC3 में, लेकिन 6 महीने कहां से? इस फॉरेन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। तीसरा, क्या इफेक्ट रहेगा अगर आप फाइल नहीं करोगे? भाई सीधी सी बात है, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे, काउंटर क्लेम नहीं कर पाओगे, सूट फाइल नहीं कर पाओगे एंड सो ऑन। और कहता है एनुअल रिटर्न कब देना और कौन से फॉर्म में देना? भाई एनुअल रिटर्न देंगे 60 दिन में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से, FC4 के अंदर। ठीक है, यहां पे देखो लिखा है FC4 एनुअल रिटर्न 60 दिन में देंगे, लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर से 60 दिन में, एंड दैट्स इट। ये याद रखना, ये सारे फॉर्म सॉरी टाइम लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था। मैं फटाफट आपको आगे लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन मेरे पास इस पे और आ सकता है। जस्ट अ मोमेंट, 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 जस्ट अ मोमेंट। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक ही सेकेंड, एक ही सेकेंड। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? क्योंकि यहां पे मेरे पास आपकी चैट चले गई थी। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों? ये मैं चैट आपकी वापस से लेके आता हूं इस तरफ। मेरे को एरर दिखाया आपकी चैट में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। आइए फटाफट जीवन पे आगे बढ़ते हैं। सुनना मेरी बात को, एक बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाता हूं। चलिए, यहां से सारे मेरे फेवरेट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। वीर नाम का एक व्यक्ति है, वीर एक डायरेक्टर है, डीजीए लिमिटेड का एक कंपनी है। ये कंपनी जो डीजीए है, ये 75% शेयर रखती है एमआरएन लिमिटेड पे। ओके सर, एमआरएन सब्सिडरी हो गई। वीर चाहता है कि एमआरएन लिमिटेड का भाई साहब मेरे को बुक्स देखना है। आपको बताना है क्या वीर बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिया लिमिटेड, ये जो डीजीए, सॉरी दिया नहीं, डीजीए लिमिटेड, जो डीजीए का डायरेक्टर है, जो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी कौन है? एमआरएन लिमिटेड, क्या उसकी सब्सिडरी का वो बुक्स देख सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। भाई साहब, होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट को तभी देखता है अगर वो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो ये सेक्शन नंबर 128 सब सेक्शन नंबर 3 बोलता है। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, या आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है कि वीर इंस्पेक्ट तो कर पाएगा अगर वो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज है। सेक्शन नंबर 128 सब सेक्शन नंबर 3 के अंदर कवर होता है। बढ़िया सर, जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि देख तो सकता है, लेकिन तभी देख सकता है जब वो ऑथराइज्ड है। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार के सवाल आपको बन सकते हैं। राम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पार्टनर है 2 ऑडिट फर्म के। राम भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीवाईएमजी और वाईई 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इनमें पार्टनर है।
अब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो PYMG है उसके 2 टर्म खत्म हुए 10 साल के, कहां पे? गायत्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 60 करोड़ का। अब गायत्री प्राइवेट लिमिटेड सोच रही है कि भैया चलो PYMG का तो वक्त खत्म हो गया, तो YE को अपॉइंट कर लेते हैं। अब YE में पंगा ये पड़ रहा है कि जो राम है PYMG में भी पार्टनर था, YE में भी पार्टनर है। तो आप बताइए क्या YE को गायत्री प्राइवेट लिमिटेड YE को अपॉइंट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। YE को भी बराबर है क्या? YE को भी 5 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा, बराबर है क्या? लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर गायत्री प्राइवेट लिमिटेड जो है एक 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी के ऊपर रोटेशन का प्रोविजन नहीं लगता। अगर स्मॉल कंपनी है इसके ऊपर भी नहीं लगता। तो कहता है इस केस में और इस केस में आप YE को अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन अगर YE ना तो स्मॉल कंपनी है ना तो OPC है, उस केस पे आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। सर इसका कोई लिमिट शिमिट भी है ना? हमको हल्का हल्का याद आ रहा है। बिल्कुल आपको लिमिट एकदम सही याद आ रहा है। मैं आपको एक बार लिमिट दिखा देता हूं, ये लिमिट क्या क्या है। तो ध्यान देना, ये जो रोटेशन के प्रिंसिपल है ये लिस्टेड कंपनी को तो लगते ही लगते, ठीक है कि भैया एक इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल से ज्यादा नहीं, पार्टनरशिप फर्म 2 टर्म 10 साल से ज्यादा नहीं। अदर कंपनी में अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, देखो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर। हमारे यहां पे गायत्री का 50 करोड़ था, सॉरी 60 करोड़ था, 50 करोड़ से ज्यादा था। हर वो कंपनी जिसका पब्लिक बोरोइंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है, नॉन एप्लीकेबल किस पे है? OPC, स्मॉल कंपनी और IFSC कंपनी में। तो भाई साहब बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। OPC और स्मॉल कंपनी अगर होती गायत्री प्राइवेट लिमिटेड तो फिर YE को अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ना तो वो OPC है ना तो स्मॉल कंपनी है और पेड अप शेयर कैपिटल 60 करोड़ है जो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इस परिस्थिति में गायत्री प्राइवेट लिमिटेड YE फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकती। YE फर्म 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब मैं आता हूं इधर, ये इंटरनल ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन है लिमिट का, चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। ध्यान से इसको समझना और बताना। कहता है बताओ ये कंपनी के नाम है, ये उनका स्टेटस है लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर बताया। आपको बोल रहा है कि बताइए, आपको बोल रहा है बताइए क्या फॉलोइंग पर्सन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, प्रेसिडेंट HR DGM फाइनेंस। पहले तो आपको यह बताना पड़ेगा कि अपॉइंट करना है कि नहीं करना है और किस पे अपॉइंट करना पड़ेगा। सबसे पहले लाला लिमिटेड है, लाला लिमिटेड लिस्टेड है, खत्म हो गई बात। आइए इंटरनल ऑडिटर भी दिखाता हूं। ये देखिए इंटरनल ऑडिटर के प्रोविजन किसको किसको लगते हैं। लिस्टेड कंपनी को तो लगेंगे ही लगेंगे भाई 110%, उस पे तो अपने को कुछ देखना ही नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 25, 50, 100, 200 देखते हैं। सर 25, 50, 100, 200 मतलब 25 देखते हैं डिपॉजिट, 50 देखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, एक्सीडिंग 100 करोड़ देखते हैं लोन बोरोइंग और 200 करोड़ यानी कि टर्नओवर देखते हैं। लेकिन यही प्राइवेट कंपनी में आपको 100 और 200 बस देखना है। तो देखो लिस्टेड है तो कुछ भी नहीं देखना है, अनलिस्टेड है तो 25, 50, 100, 200, प्राइवेट है तो 100, 200, प्राइवेट है तो 100, 200 और 100, 200 क्या है? 100 का मतलब भाई बोरोइंग 100 करोड़ के ऊपर है और 200 का मतलब टर्नओवर। अब आइए इसको यहां से क्वेश्चन को लगाते हैं। भाई लिस्टेड कंपनी है, आपको तो इंटरनल ऑडिटर रखना ही पड़ेगा। डिलो लिमिटेड है, आप अनलिस्टेड हो, पेड अप शेयर कैपिटल 23 करोड़ है, जाने दो, टर्नओवर 200 करोड़, बस फंस गए आप यहां पे, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। क्राफ्ट लिमिटेड अनलिस्टेड है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला? 50, टर्नओवर 123, आउटस्टैंडिंग कितना है? 65, यानी कि कहां फंसे? यहां पे फंसे। पेड अप शेयर कैपिटल आपका कितना है? 50। क्या यहां पे अपन पेड अप को देख रहे हैं 50? बिल्कुल देख रहे हैं सर। ये देखो पेड अप शेयर कैपिटल 50, यानी कि सर इसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा, इसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब वुड प्राइवेट लिमिटेड है, इस पे वुड प्राइवेट लिमिटेड में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखते, हम बोरोइंग और टर्नओवर देखते हैं। तो टर्नओवर तो 200 से कम है और बोरोइंग भी 100 से कम है, तो यहां पे इसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। अब बोलता है बताओ प्रेसिडेंट और DGM फाइनेंस को अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप इनको अपॉइंट कर सकते हो। क्यों सर, क्यों अपॉइंट कर सकते हैं? इनके पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। भाई साहब देखो बोलता है इंटरनल ऑडिटर CA भी चलेगा, CMA भी चलेगा, अदर प्रोफेशनल एज बोर्ड में डिसाइड वो भी चलेगा। तो बोर्ड जिसको अगर डिसाइड कर लेते हैं, किसको डिसाइड कर लेते हैं? HR को और DGM फाइनेंस को, तो वो भी आपके इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया सर।
अब इसमें मेरे को एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, बाकी तो आपको बन जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना चाहता है वर्किंग डे में, यानी कि मंडे से लेके आपका सैटरडे आप पकड़ लो, 6:30 बजे बुलाना चाहता है। बताइए कंपनी सेक्रेटरी 6:30 बजे बुला सकता है क्या? बताइए कंपनी सेक्रेटरी 6:30 बजे मीटिंग बुला सकता है क्या? इतना मुझे आप बताना। सेक्शन नंबर 96 के हिसाब से भाई बुलाना 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, आप बुला 6:30 बजे रहे हो, आप बुला 6:30 नहीं सकते। मान लो आपने बुलाया 6 बजे, 6 बजे आप बुला लो, मीटिंग रात को 12 बजे तक कंक्लूड है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलाना आपको बिजनेस आवर्स में है, आप 6:30 बजे आउटसाइड द बिजनेस आवर्स बुला नहीं सकते। ठीक है, ये इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैंने दो इसके सिनारियो बना के रखवाए हैं आपके सामने। देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ नोटिस प्रॉपर है कि नहीं आपको बताना है इन फॉलोइंग केस पे। पहला, डेट एनुअल जनरल मीटिंग की केस 1 में स्काई लिमिटेड की है 30 सितंबर और केस 2 पे मून लिमिटेड की है 30 सितंबर। सर दोनों की डेट तो सेम ही है सर, बहुत बढ़िया। नोटिस पोस्ट से भेजा जा रहा है, इसका 5 सितंबर को, इसका 7 सितंबर को। ध्यान रखने वाली बात ये बेटा, जब पोस्ट से नोटिस जाता है तो हम जब नोटिस सर्व करते हैं उस दिन को डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस नहीं मानते, 48 आवर्स एक्सपायर होने के बाद हम डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस मानते हैं। तो भाई साहब 5 तारीख को आपने सर्व किया, यानी कि आपने 7 तारीख को सर्व किया, अब 7 तारीख को सर्व किया है और 30 को आपकी मीटिंग है, कैसे चलेगा भाई साहब? बताइए कैसे चलेगा? क्या यहां पे बराबर है ये? क्या यहां पे बराबर है? फटाफट बताएंगे। आप देखो 5 सितंबर को आपने पोस्ट किया, 24 दिन आप वहां से ऐड कर दो, तो आप 24 दिन अगर ऐड कर दोगे तो आपको डेट मिलेगी। क्या बराबर है? क्या बराबर है? ये वाले केस पे बराबर है, यहां पे बराबर है, लेकिन यहां पे 7 सितंबर है, 7 सितंबर में 24 प्लस करो तो यहां पे बिल्कुल भी बराबर नहीं है। पहले वाले केस में बराबर है क्योंकि 5 सितंबर को आपने नोटिस पोस्ट किया है तो 7 तारीख को वो चले गया, वो 7 तारीख को चले गया, लेकिन दूसरे वाले में 7 तारीख को पोस्ट किया और 30 को मीटिंग है, वो नहीं चलेगा। अब कहता है मान लीजिए ये दोनों एक सेक्शन 8 कंपनी होते तो आपका आंसर क्या होता? अरे सेक्शन 8 कंपनी में तो भाई 14 दिन लगते हैं, तो दोनों जगह 14 दिन कंप्लाई हो रहे हैं। तो आइए पहला देखते हैं, पहला वाले में देखो क्या बोल रहा है, कंपनी ने कंप्लाई किया, दूसरे वाले में कंप्लाई नहीं किया, शॉर्टफॉल हो रहा है। सेक्शन 8 कंपनी रहेगा तो दोनों ही कंपनी कहां पे रहेंगे? कंप्लायंस में रहेंगे, क्योंकि वहां पे 14 दिन लगता है। तो ये छोटी छोटी डेट वाली चीजों में नोटिस में घुमा सकता है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। एक बढ़िया क्वेश्चन और कराता हूं, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है मेरा ये वाला। भाई साहब देबा प्रिया है, बराबर है क्या? देबा प्रिया को अपॉइंट किया गया अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर जूलियन, ठीक है, फॉर जूलियन। अब अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? घुमाने की बात है भाई साहब। इंडिया का जो कंपनी का डायरेक्टर है वो इंडिया से 3 महीने के लिए अगर बाहर जाता है तो उसकी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर आती है, तो देबा प्रिया जूलियन की जगह अल्टरनेट डायरेक्टर है, फालतू बात है, घुमाने की कोशिश की है। अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, ठीक है, कंपनी को एक नोटिस आया जीएसटी डिपार्टमेंट से कि भाई आपको 25 लाख रुपए की पेनाल्टी लग रही है, आपने जीएसटी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया है। अब कंपनी को कैश क्रंच है, किसको? अमल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को, तो वो सीईओ को अप्रोच करती है, देबा प्रिया को, बराबर है क्या? इसकी जो सीईओ है कंपनी की वो देबा प्रिया, जो अल्टरनेट डायरेक्टर, उसको बोलती है भाई 12 लाख रुपए चाहिए। देबा प्रिया 7.5 लाख रुपए अपनी बहन के हस्बैंड से, यानी कि अपने जीजा से 7.5 लाख रुपए लाके दे देती है कंपनी को, और कंपनी इसको बोलती है कि ये डिपॉजिट नहीं है। मुझे बताइए, जब कोई एक डायरेक्टर अपनी बहन के हस्बैंड से, जीजा से लेके आ रहा है, जीजा इज नॉट अ रिलेटिव, उससे लेके आ रहा है, क्या हम इसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या हम इसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? फटाफट बताएं भाई साहब। डायरेक्टर अपनी बहन के हस्बैंड से, जीजा से, जो सेक्शन 277 के हिसाब से, सेक्शन 277 के हिसाब से रिलेटिव नहीं है, उनसे लेके आ रही है, तो चलेगा क्या? फटाफट बताएं, इसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पूछो क्यों? भाई साहब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है ये, हाउसिंग फाइनेंस, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन नंबर 1 नहीं लगता है, ये एग्जेम्प्टेड है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो देखो यहां पे लिखा है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द डायरेक्टर बाय अमल हाउसिंग फाइनेंस इन इट्स बुक इज नॉट इन वायलेशन।
आप इसको मत मानो डिपॉजिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हाउसिंग फाइनेंस है। कंपनी का भी नाम पढ़ के लेना, जानबूझ के आपको कंपनी का नाम पे घुमाने की कोशिश कर सकता है। आइए फटाफट जीवन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक इस प्रकार के एमसीक्यू में आपको सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है, बात को ध्यान से समझना। कहता है प्रीमियम का आप यूज कहां कहां कर सकते हो, क्या बोनस शेयर में प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है? बोनस शेयर इशू करने के लिए द आंसर इज यस। आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हो क्या, फटाफट बताना। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए प्रीमियम यूज करोगे? नहीं। आप 15 लाख रुपए डायरेक्टर के एक्सपेंस में कर सकते हो क्या? नहीं। आप राइट ऑफ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस? द आंसर इज यस। टोटल 5 यूज हैं इसके। बायबैक, आपका बोनस, आपका रिडम्पशन के समय प्रीमियम पे कर देना प्रेफरेंस शेयर को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, और अगर आपने कभी डिस्काउंट अलाउ किया या कमीशन पे किया वो, ये 5 यूज है। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे भी आ सकते हैं। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे कराता हूं जिसपे आपका सेक्शन नंबर 141 बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आइए 141 पे भी सवाल बनने की प्रबल संभावना है। 141 पे जहां पे बोलता है कि कब ऑडिटर, किसी पर्सन को कब ऑडिटर अपॉइंट करोगे, कब नहीं। पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड ने अपॉइंट किया XYZ कंपनी को, एक ऑडिट फर्म है सर, ठीक है, एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर 21। कितने पार्टनर XYZ में? तो बोले एक X है, एक Y है और एक Z है। बहुत अच्छी बात है सर। अब कहता है एग्जामिन करिए, इन परिस्थितियों में XYZ को हम ऑडिटर बना सकते हैं क्या? पहला कहता है मिसेस क्यू जो है, ये जो पार्टनर है ना XYZ, उसकी वाइफ है, और इस मिसेस क्यू ने इस पी लिमिटेड में 1 लाख की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी ली हुई है। तो मैं बताना चाहता हूं, आपको बात पता होगी, जो ऑडिटर है, जो क्या है, ऑडिटर है, उसका रिलेटिव 1 लाख तक के फेस वैल्यू का सिक्योरिटी अगर रखा है उस कंपनी में जहां पे आप ऑडिटर वो चलता है, तो यहां पे बिल्कुल चलेगा भाई साहब, वैलिड अपॉइंटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, ठीक है, क्यू है, वाइफ है मिस्टर एक्स की, गारंटी दी हुई है इन रिलेशन टू लोन टेकन बाय जी, जी नाम का एक बंदा है, वो लोन लिया हुआ है पी लिमिटेड से, उसकी गारंटी कौन दी हुई? क्यू। अरे भाई साहब, गारंटी जो है 1 लाख तक की चलती है, आपने 1.5 लाख की गारंटी दे दी है। 1.5 लाख की गारंटी नहीं चल बे, वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है, गलत अपॉइंटमेंट हुआ आपका। मिसेस क्यू है, वाइफ है मिस्टर एक्स की, ठीक है, और इंडेप्टेड है जेड लिमिटेड को। जेड लिमिटेड को 10 लाख के लिए इंडेप्टेड है, और जेड लिमिटेड कौन है? बोले पी लिमिटेड, इसमें 1/4 रखा हुआ है, यानी कि जेड लिमिटेड और पी लिमिटेड एसोसिएट हो गए, और आपका रिलेटिव का आपके एसोसिएट में इंडेप्टनेस हो भी 10 लाख। 5 लाख तक चलता है भाई साहब, 10 लाख तक नहीं चलता, ये देखो 5 लाख तक चलता है। आप तो कितना रखें, 10 लाख, तो यहां पे भी वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया सर, जीवन में मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट बात को ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जबरदस्त वाला एक आपसे। जो अभी क्वेश्चन मेरे को कराना है वो कराना है यहां पे। आइए, चैप्टर नंबर 7 में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जिसको पिछली बार भी एग्जाम में पूछा था, ध्यान देना। यहां पे आइए, फटाफट आइए, ठीक है। यहां पे लिखता है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से दिखे। एक ही सेकेंड, ये मैंने कर दिया, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सिल्क वाला। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। 2 क्वेश्चन है मेरे पास जो 100 के ऊपर बेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला देखो, लिखता है प्राइमल लिमिटेड है। प्राइमल लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है? इंडिया पे। इसकी 2 सब्सिडरी है, एक प्रीवी लिमिटेड जिसपे 75% शेयर्स है, और एक मालवी लिमिटेड जो होली ऑन सब्सिडरी है। रिपीट करते हैं सर, प्राइमल लिमिटेड पहली कंपनी हो गई, इसकी 2 सब्सिडरी है, लेकिन प्राइमल लिमिटेड खुद इंडिया में, प्राइमल लिमिटेड जो है वो खुद इंडिया पे है, प्राइमल लिमिटेड जो है वो खुद इंडिया में है। लैग नहीं हो रहा है? लैग हो रहा है क्या? मुझे बताना फटाफट, मुझे बताना लैग हो रहा है क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लैग हो रहा है क्या? मुझे फटाफट बताओ। लैग नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल लैग शेक बिल्कुल नहीं हो रहा, तुम टेंशन मत लो इस चीज का। आइए फटाफट अपन जीवन में आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, प्राइमल लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड कहां पे है? इंडिया में है। इसकी 2 सब्सिडरी है, ये एक प्रीवी लिमिटेड तीसरी कंपनी, मालवी तीसरी, बराबर है क्या? प्रीवी दूसरी, मालवी तीसरी, दोनों के दोनों सब्सिडरी जो है आउटसाइड इंडिया है। बहुत बढ़िया सर, आउटसाइड इंडिया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइमल लिमिटेड, प्राइमल लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मीटिंग करना चाह रहा है प्राइमल लिमिटेड की अर्जेंट बेसिस पे
एक तो इंडिया में करना चाह रहा है और एक नीदरलैंड में करना चाह रहा है। अरे भाई साहब, अगर आप इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो प्राइमल लिमिटेड, तो आपकी ईजीएम इंडिया में होगी, ये नीदरलैंड में कैसे हो जाएगी आपकी मीटिंग? माना आपकी एक होल्ली ओन सब्सिडरी है मालवी लिमिटेड, बराबर है क्या, लेकिन वो सब्सिडरी है होल्ली ओन सब्सिडरी, वो भी इंडिया के बाहर। आप इंडिया में कर लो चलेगा, नीदरलैंड में करोगे चलने वाला नहीं। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सितंबर 24 में भी पूछा, ध्यान देना। सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कहां पे? इंडिया में। इसकी दो सब्सिडरी है, दो सब्सिडरी है, एक प्रिंट लिमिटेड है जिसपे 80% शेयर है, स्टिच लिमिटेड है जो होल्ली ऑन सब्सिडरी। यहां तक तो फैक्ट सेम है, एक इंडिया में है, दो बाहर है, एक होल्ली ऑन सब्सिडरी, एक सब्सिडरी है, दोनों सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। सिल्क लिमिटेड, सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड चाहती है कि हम ईजीएम बुलाएंगे, और ईजीएम क्योंकि साथ में बुलाना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस में, तो दो कंपनी की ईजीएम साथ में बुलाना चाहते हैं। किसके किसके बताता हूं, एक प्रिंट लिमिटेड के जो कि बाहर वाली सब्सिडरी है, और एक सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड, यानी कि सर सिल्क टेक्सटाइल लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है इसकी, और एक प्रिंट लिमिटेड जो बाहर की कंपनी है, इन दोनों की ईजीएम साथ में बुलाना चाहते हैं ताकि साथ में दोनों ईजीएम हो जाए। और कहां बुलाना चाहते हो भाई साहब? दुबई पे बुलाना चाहते हो। अरे भाई बुद्धि लगाओ, सेक्शन 100 सबसेक्शन नंबर 1 के प्रोविजो पे लिखा हुआ है, ऐसी कंपनी जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी रहेगी इंडिया में, इंडिया में कोई होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, इंडिया में कोई होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसका 100% होल्डिंग एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के पास है, तो उस कंपनी की मीटिंग विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों हो सकती है, विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों हो सकती है। लेकिन भाई साहब आप जब खुद इंडिया की कंपनी हो, आप कैसे दुबई में मीटिंग कर लोगे? नहीं चल पाएगा। तो याद रखना, अगर कंपनी कौन सी है, इंडिया में कोई कंपनी है जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, लेकिन होल्ली ओन्ड सब्सिडरी किसका? आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी का, बराबर है क्या? तो उस परिस्थिति के अंदर इसकी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों हो सकती है। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? भाई साहब मैं यहां पे देख रहा हूं, मेरे को कोई लैग दिख नहीं रहा है, लैग होगा तो एक बार मुझे बता देना दोस्तों। किसी को लैग लग रहा है क्या? एक सेम चीजें मेरी स्क्रीन पे चल रही है, यहां पे बिल्कुल भी लैग नहीं, अपन टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। आइए, अब ये वाले सवाल आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में दोनों में पूछ सकते, पोल के ऊपर, बात को ध्यान से समझना। कहता है देखो, एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी की, 80 मेंबर प्रेजेंट है पर्सन में और बाय प्रॉक्सी में, यानी कि टोटल 80 लोग हैं, पर्सन खुद भी है और प्रॉक्सी भी साथ में है। सो नाउ द पॉइंट इज भाई 80 लोग हैं प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी हैं, और लिखता है होल्ड कर रहे हैं मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अच्छा होल्ड कर रहे हैं, पोल डिमांड कर रहे हैं। चेयरमैन बोलता है चलो भाई साहब भिखारी हो तुम लोग प्रॉक्सी हो, बराबर है क्या? तुम लोग प्रॉक्सी हो, प्रॉक्सी पोल डिमांड नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो चेयरमैन भाई साहब, 109 सबसेक्शन नंबर 1 साफ बोलता है चाहे मेंबर प्रेजेंट रहे इन पर्सन और चाहे प्रॉक्सी पे रहे, भाई वो पोल डिमांड कर सकता है। अब तुम प्रॉक्सी को ना तो तुम शो ऑफ हैंड्स में वोट करने देते हो, फिर तुम बोल रहे हो पोल डिमांड भी नहीं करने देंगे, तो कैसे चलेगा? तो प्रॉक्सी जो है वो पोल डिमांड कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास दो क्राइटेरिया में से कोई एक होना चाहिए। शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो टोटल वोटिंग पावर का 1/10 या तो उतने शेयर जिसमें 5 लाख पेड होना चाहिए, बराबर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। कहता है भाई देखो, जब प्रोसेस हो रही थी ना पोल की, तो जिन लोगों ने पोल डिमांड किया था साला उन्होंने अपना पोल का डिमांड विड्रॉ कर लिया। चेयरमैन बोलता है ऐसे नहीं होगा भाई, एक बार तुमने डिमांड किया तो तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अरे भाई साहब भूल गए आप, सेक्शन 109 सबसेक्शन नंबर 2, पोल डिमांड हुआ है, अभी पोल का नतीजा नहीं आया है, पोल डिमांड करने वाला व्यक्ति पोल के डिमांड को विड्रॉ कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया सर। अब कोरम के ऊपर जो आपको सवाल पूछने आएगा ना, मैं बताता हूं जबरदस्त सवाल। हालांकि देखो अपन ने बहुत डिटेल पे पढ़ा हुआ है उसको रेगुलर क्लास में, कोरम के ऊपर भी सवाल कराऊंगा, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के ऊपर भी करवा देता हूं, बात को ध्यान से समझा। देखो लिखता है ओम लिमिटेड है, कौन है? ओम लिमिटेड नोटिस भेज रहा है जनरल मीटिंग का। नोटिस पे ये दो रिजोल्यूशन है, पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना है, ये स्पेशल बिजनेस है, अपॉइंट करना है प्रतीक को और उसका रेमुनरेशन फिक्स करना है ऑडिटर, भाई साहब ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, बराबर।
तो एक नोटिस पे दो बिजनेस जा रहे हैं, एक स्पेशल बिजनेस है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। एक शेयर होल्डर बोलता है आपने ये नहीं बताया ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने से बढ़ाना है, और आपने ये नहीं बताया कि इसका रेम्यूनरेशन कितना रहेगा। तो वो ऑब्जेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर एज पर सेक्शन नंबर 102 के हिसाब से कि ए कंपनी तुम्हारा नोटिस वैलिड नहीं है, तुम्हारा नोटिस 102 के हिसाब से वैलिड नहीं है। अब आपको यह बताना है क्या नोटिस वैलिड है कि इनवैलिड। एब्सोल्युटली इनवैलिड है। पूछो क्यों? भाई साहब नोटिस एक है, मीटिंग एक है, बिजनेस दो प्रकार के हैं। ये एक नोटिस से, ये जो नोटिस गया है, एक ही मीटिंग में दो रेजोल्यूशन पास होने वाले हैं। एक स्पेशल बिजनेस है, एक ऑर्डिनरी है। अरे ऑर्डिनरी के लिए माना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगता, बट उसी नोटिस में जो स्पेशल बिजनेस है उसका तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना था ना। क्योंकि आपने स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया और ये दोनों रिजोल्यूशन एक ही मीटिंग में पास होने वाले हैं, आपका नोटिस एज पर सेक्शन नंबर 102 सबसेक्शन नंबर 1 और 2 के हिसाब से कंप्लायंस में नहीं है और उसका ऑब्जेक्शन सही है। मीटिंग की प्रोसीडिंग इनवैलिड मानी जाएगी क्योंकि आपका नोटिस ही इनवैलिड माना गया है। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। बात को ध्यान से समझना। एक बढ़िया क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। हाँ जी, ये वाला, ये 96 के ऊपर है। ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों में भी आ सकते हैं। सनशाइन लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ यूपी, 40 शेयर होल्डर है और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का 22-23 के। अब कहता है मीटिंग को करवाने वाले 28 सितंबर को, जहां पे रक्षाबंधन है और यूपी सरकार ने हॉलीडे बोला हुआ है। अरे भाई सेक्शन नंबर 96 का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन बोलता है कि भाई सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन को नेशनल हॉलीडे बोलेगी उस दिन को हम नेशनल हॉलीडे मानते हैं और उस दिन मीटिंग नहीं होती है। यूपी गवर्नमेंट अगर किसी दिन को हॉलीडे बोल दे रही तो ये स्टेट हॉलीडे है, यहां पे मीटिंग हो सकती है। दूसरा, वेन्यू क्या रखना चाहते? लोनावला हिल रिसोर्ट, महाराष्ट्र। आउट ऑफ 40 शेयर होल्डर 38 शेयर होल्डर ने, 38 शेयर होल्डर ने राइटिंग में एग्री कर दिया है। अब पॉइंट ये भाई साहब, अनलिस्टेड कंपनियों अच्छी बात है, आपको 100% मेंबर की कंसेंट लेनी। आपने तो 40 में से 38 मेंबर की बस कंसेंट ली है मेरे भाई। तो आपका ये वाली जो हरकत है कि आप लोनावला में करना चाहते हो जब आप यूपी में हो, आप यहां पे कर नहीं सकते। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, मैं ना आपको एक डिपॉजिट के क्वेश्चन बहुत बढ़िया करवाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले ये कोरम शोरम वाले सारे क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी, यहां पे आते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मई 2024 में पूछा गया था, ध्यान से समझना। हालांकि जितने मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे जो 103 कोरम मुझसे पढ़े, आपको तो बनेगा ही, बाकी भी जो आप ढंग से अगर पढ़े होंगे, किसी और टीचर से भी पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन आपको एक बार पे समझ में आ जाएगा। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा क्वेश्चन गंभीर है, रुक के समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको बन जाएंगे। भाई साहब देखो क्या लिखा हुआ है, LKG लिमिटेड 12 करोड़ 50 लाख का उसका शेयर कैपिटल है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 3500 रुपए, 3500 मेंबर्स हैं। कोरम कितना हो जाएगा भाई साहब? 1000 से ऊपर है, 5000 तक है। 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, अपने को कोरम चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग बुलाई है 6 मई 2023 को 2 बजे। 6 मई 2023 को 2 बजे रिक्वायर्ड कोरम नहीं आया था, आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे में नहीं आया, तो एडजन कर दिया गया 13/5/2023 को। 6 को कोरम नहीं आया तो 13 को एडजन किया। बहुत अच्छी बात है। अब बोल रहा है बताओ, कहते हैं मान लीजिए 13/5 को मात्र 2 मेंबर आए हैं, यहां पे लगेगा 103(3) कि एडजन मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आता, मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, तो ये तो हो गया। अब दूसरा कहता है मानो, अब हम 13 की बात नहीं कर रहे, देखो क्या लिखा है, 6 तारीख लिखा है, 6/5/2023, 6/5/2023 जो ओरिजिनल डेट थी ना मीटिंग की, 6/5/2023, वहां पे टोटल 16 मेंबर आए थे। यानी कि ओरिजिनल मीटिंग 6/5 को 16 मेंबर आए, वहां पे सब एक दूसरे को मां बहन की गाली बकने लग गए, अनरूली बिहेवियर होने लग गया, चेयरमैन को टेंशन आया और वो 13/5 को मीटिंग को क्या कर दिया? एडजन। अब पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, 6 तारीख को जब ओरिजिनल मीटिंग की डेट थी, कोरम आया था, हम कोरम की वजह से एडजन नहीं किए, केओस की वजह से, अनरूली बिहेवियर की वजह से एडजन किए। 13 तारीख को क्या हो गया भाई साहब? अभी एडजन हुआ। अब कहता है 13 तारीख को सिर्फ 3 ही मेंबर आए,
13 तारीख को सिर्फ 3 ही मेंबर आए। अरे तो भाई साहब ये जो 13 तारीख को एडजन हुई है, ये एडजन कोरम की वजह से नहीं हुई थी, ये एडजन इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे अनरूली बिहेवियर हो रहा था। अब ये वापस से एडजन होगी, वापस एडजन होगी, यहां पे 103 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए लगेगा, क्योंकि पहली वाली मीटिंग कोरम की वजह से एडजन नहीं हुई है, वहां पे कोरम आया था। अब ये वापस एडजन होगी। अब यहां पे आ रहा है, कहता है मान लीजिए रिक्वेस्ट पे बुलाई होगी, रिक्वेस्ट पे सेक्शन नंबर 100 सबसेक्शन नंबर 2 पे रिक्विजिनिस्ट ने रिक्वेस्ट करके इस मीटिंग को बुलाया है, कैंसल, कोरम नहीं आया, कैंसल, बराबर है सर, समझ में आया सर, समझ में आया। अब बात को यहां पे ध्यान से समझना, ऐसे भी सवाल अपने पे आ सकते हैं। भाई साहब देखो देखो, क्यू लिमिटेड है, 1200 मेंबर है, अगेन 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, कोरम रहेगा। 10 तारीख को इनकी मीटिंग बुलाई गई है, 10 दिसंबर 2023 को, बराबर है क्या। 14 मेंबर आए हैं, इन 14 में एक मोहन नाम का व्यक्ति है, इन 14 में एक मोहन नाम का व्यक्ति है जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोहन नाम का व्यक्ति है, 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब सर 14 में एक मोहन है, तो सर मोहन को एक बार साइड कर दे तो 13 हो गए, फिर मोहन को इंक्लूड कर दिए तो 15 हो जाएंगे सर। कैसे? क्योंकि मोहन 2 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टोटल 14 है, 14 में से एक मोहन है, मोहन हटाए तो 13 बचे, मोहन जोड़े तो 15 आ गए, 2 आ गए। अब मुद्दा क्या हुआ यहां पे, एक श्याम नाम का एक व्यक्ति है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो एब्सेंट था, तो चेयरमैन जो है राही, वो एडजन कर दिए, बोले श्याम नहीं आया बोल के। अरे भाई साहब इतना श्याम से क्या दोस्ती, जब कोरम आया तो मीटिंग करना था। बाकी के मेंबर ऑब्जेक्शन उठाए, बाकी के मेंबर ऑब्जेक्शन उठाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग नहीं आएंगे दूसरी डेट पे। पहले तो आपको बताना है क्या रिक्विजिट कोरम प्रेजेंट था, आंसर इज यस, रिक्विजिट कोरम प्रेजेंट था, 15 माने जाएंगे। क्या राही एडजन कर सकता है इस सिनारियो में? बिल्कुल नहीं कर सकता, तुम अपनी दोस्ती निभा रहे हो, तुम स्टेक होल्डर का ध्यान नहीं रख रहे हो। लेकिन अब मेरे को एक बात बताना दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा जो ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट को तो रिप्रेजेंट कर ही सकता है। मैं कहता हूं भैया, अगर मान लीजिए अप टू 1000 मेंबर होते, अप टू 1000 मेंबर में 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट लगता है, और मोहन अकेले आया है 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करके, क्या इसको कोरम माना जाएगा? यही कंपनी है, अप टू 1000 मेंबर हैं, मोहन अकेला आया है, 5 बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए क्या कोरम मानेंगे? नहीं। अरे भाई साहब बड़ी लॉजिकल सी बात है, मीटिंग इंडिविजुअल्स के साथ होती है, अब वो बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए इंडिविजुअल को रिप्रेजेंटेटिव बनाए। इस परिस्थिति में देयर शुड बी वन मोर इंडिविजुअल, तब कोरम माना जाएगा, ऐसे कोरम माना नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राधे कृष्ण जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए आइए जीवन में और आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। अभी देखो ये सवाल तो वैसे बड़ा अच्छा है, बट मैं इसको क्यों लाया हूं आपके सामने, यही वाला सवाल है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसको क्यों लेके आया हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सुनना भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आजाद लिमिटेड का, आजाद लिमिट का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है पर्सनल प्रेजेंस चाहिए 7 मेंबर की। अभी याद रखो 103 का 1 लग गया यहां पे, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड लार्जर नंबर। 965 मेंबर है, 965 मेंबर है, लेकिन 7 बोल रहा है कोरम, कायदे से तो 5 होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल ज्यादा बोल रहा है तो ज्यादा लगेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात है। अब देखो कहता है रिप्रेजेंटेटिव आया है यूपी का, एक गिन लिए, बी और सी शेयर होल्डर है प्रेफरेंस शेयर, आप इनको गिनोगे कि नहीं गिनोगे? आप इनको गिनोगे कि नहीं गिनोगे? इनको नहीं गिना जाएगा, पूछो क्यों? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रोल ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग ही नहीं है, ये 0 हो गए। डी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वाई और जेड लिमिटेड को, आप इनको 2 गिन लिए, हो गए 3। अब ये प्रॉक्सी हैं एफ ई एफ जी एच, इनको गिनोगे नहीं, चाहिए 7, आपके पास आए हैं 3, क्या कोरम है? बिल्कुल नहीं है। आते हैं इधर, के एम एन है, बराबर है क्या? 11 मार्च को 2018 11 बजे मीटिंग है, 900 मेंबर है, यानी कि 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। P1 P2 P3 को 3 गिन लिए, P4 और P5 को और गिन लिए, हो गए कितने? 5। क्या कोरम आया? बिल्कुल कोरम आया है। सर कैसे आया? P1 P2 P3 तो आपको 103 के हिसाब से कोरम मिल गए, P4 और P5 113 के हिसाब से, 113 बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट भी अगर मेंबर है तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये जो चार्ज वाला चैप्टर है, मैं चार्ज वाले चैप्टर में ना आपको मुंह जुबानी बता देता हूं, आपको क्वेश्चन कहां कहां से आएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना।
एकदम ध्यान से सुनना, इस पे टाइम डालने का कोई मतलब नहीं है, मुंह जुबानी बताता हूं। अगर मोटा मोटा क्वेश्चन आएगा मेरे अनुभव के हिसाब से, तो एक तो आएगा टाइम लिमिट के ऊपर कि चार्ज कितने दिन में रजिस्टर कराना होता है, और आपको एक ऐसा क्वेश्चन देगा घुमाने का। इसको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेरी बात सुन के जाओ। एक तो आपको 77 के ऊपर सवाल पूछेगा, सबसेक्शन नंबर 1 पे टाइम लिमिट में घुमाने की कोशिश करेगा कि चार्ज कहां से 30 दिन कहां से गिनते हैं। भैया याद रखना, क्रिएशन से 30 दिन गिनते हैं, क्रिएशन से 30 दिन, वो 30 में नहीं हुआ एडिशनल फीस दोगे और 30 दिन मिलेगा, वहां पे भी नहीं हुआ फर्दर 60 दिन मिलेगा, एडवोलोरम मिलेगा। एक तो यहां पे सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन नंबर 1 पे आपको एक प्रोविजो है, प्रोविजो नंबर 3, प्रोविजन नंबर 3 जो कहता है अगर मान लीजिए कोई चार्ज बाद में क्रिएट हुआ लेकिन रजिस्टर पहले हो गया, तो सब्सीक्वेंट रजिस्टर्ड चार्ज विल हैव प्रायोरिटी ओवर प्रीवियस अनरजिस्टर्ड चार्ज। इसके ऊपर एक सवाल पूछ सकता है, इसके ऊपर एक सवाल पूछ सकता है जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो गए, मैंने टेस्ट पे भी आपको ये सवाल करवा के लिए। सेक्शन नंबर जो 82 है, जहां पे आप सेटिस्फैक्शन के लिए रिपोर्ट करते हो, उस पे आपको ऐसा सवाल पूछेगा कि CHG4 पे सेटिस्फैक्शन भेजा, चार्ज होल्डर ने भी साइन किया, चार्ज होल्डर ने भी साइन किया है, और बाद में आरओसी ने उसको रजिस्टर भी कर लिया, CHG5 भी दे दिया, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज भी हो गया। बाद में चार्ज होल्डर ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि तुमने मेरे को नोटिस नहीं भेजा और तुमने चार्ज सेटिस्फाई कर लिया, तो आपको आंसर याद आना चाहिए कि अगर CHG4 चार्ज होल्डर ने भी साइन करके भेजा है, तब आरओसी को कोई शो कॉज नोटिस उसको सर्व नहीं करना है। एक 83 है इसके अंदर, 83 क्या बोलता है, भाई कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया सेटिस्फैक्शन, किसको, आरओसी को, आरओसी उसके बावजूद भी चार्ज सेटिस्फाई कर सकता है। कैसा, अब भाई एग्जांपल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, मान लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक लैंड है, मैंने खरीद ली, वही लैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चार्ज क्रिएट करवा के रखी थी HDFC के फेवर में, और 100 करोड़ का लोन लिया था। मैंने 100 करोड़ का लोन चुका दिया, किसका, HDFC बैंक का, और रिलायंस से इसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब मैं ले लिया हूं। रिलायंस को उसका पैसा मिल गया, बैंक को उसका पैसा मिल गया, इन दोनों ने कुछ भी नहीं किया, आरओसी को अप्लाई ही नहीं किया चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं गया जब लैंड की रजिस्ट्री करवाने के लिए, जो सब रजिस्ट्रार होता है ना, उसने मेरे नाम पे रजिस्टर कर दिया, क्लीन चिट दे दिया कि आपकी हो गई भाई जमीन। अब मैं दोनों से एनओसी लूंगा, एक लूंगा रिलायंस से, एक लूंगा HDFC से, कि भाई दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। आरओसी के पास जाऊंगा और आरओसी को बोलूंगा देखो आरओसी ये कंपनी की जमीन थी, पूरा बकाया मैंने पे कर दिया है, लेकिन अब कंपनी तुमको CHG4 नहीं दे रही तो मैं दे रहा हूं, ये देखो एनओसी सबसे लेके आया हूं। आरओसी के पास पावर है, वो उसको उस एविडेंस के बेसिस में बिना कंपनी के इंटीमेशन के, एक इंडिविजुअल के इंटीमेशन में उसका सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकता है। अब ये क्वेश्चन में क्या था, एकदम फालतू क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए है टाइम लिमिट के ऊपर। क्या हुआ था इसमें पता है, कहता देखो आज कंपनी ने बैंक में अप्लाई किया, बैंक ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है तुमको 200 लाख रुपए दे देंगे। अरे 200 लाख रुपए दे देंगे, ये ऐसा किया, कैसे किया, क्योंकि आपने बैंक को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, तो आज आपने मॉर्गेज की इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कागजात दे दिए, और बैंक ने आपको 200 लाख रुपए की एक लिमिट दे दी कि आपको 200 लाख रुपए दे देंगे। डेट मानते हैं 1 अप्रैल 2025 को मैंने मॉर्गेज किया बैंक को, और बैंक ने मेरे को 200 लाख की लिमिट दी है। अभी मैं 200 लाख इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, मेरे को 200 लाख की लिमिट अप्रूवल मिल चुकी है। हमने इस पैसे को इस्तेमाल करना शुरू किया 30 अप्रैल 2025 से। अब ऑडिटर जो है कंपनी का कह रहा है कि भैया तुमको 1 अप्रैल, जिस दिन तुमने 200 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट अप्रूव करवाई थी, उस दिन से तुमको 30 दिन गिन के चार्ज रजिस्टर करवाना था। कंपनी बोल रही भाई उस दिन से क्यों कराएंगे, जिस दिन से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है उस दिन से करेंगे ना। तो कौन सही कौन गलत, अरे ऑडिटर सही है, क्योंकि भाई आपने चार्ज उसी दिन क्रिएट किया था जिस दिन आपको 200 लाख की लिमिट मिली थी। क्रिएशन ऑफ चार्ज से 30 दिन गिनते हैं, यूज से नहीं गिनते कि कब से आप यूज कर रहे हो, जब से चार्ज क्रिएट हुआ है वहां से। तो इसमें घुमा क्या दिया आपको पता है, बोले बताओ कहां से गिनेंगे, जब से क्रेडिट लिमिट अवेल हुई है वहां से कि जब से यूज किया वहां से। अबे सीधा सीधा पूछो ना कि भाई जब से चार्ज क्रिएट हुआ है वहां से 30 दिन गिनेंगे कि जब से यूज किया। लेकिन घुमाने के लिए आपको बोलता है कि जिस दिन से आपने क्रेडिट लिमिट ली है वहां से गिनेंगे कि जब से यूज किया कि वहां से गिनेंगे। भाई क्रेडिट लिमिट जब मिली है उसी दिन आपका मॉर्गेज हुआ है, वहां से 30 दिन गिनेंगे। बराबर है क्या,
ठीक है, चलिए, ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं फटाफट। आपको चैप्टर नंबर 5 के जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन कराऊं क्या? आओ, जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूं, घबराने का नहीं। इन क्वेश्चन से पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट तुम्हारी 1 सेकंड में रिवाइज हो जाएगी। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे वो इसको तो पूरा करके लिए होंगे, बराबर है? बात को ध्यान से समझना। देखो, कहता है बताओ क्या फॉलोइंग को अपन डिपॉजिट मानेंगे रूल 21C के हिसाब से? रूल 21C में नेगेटिव लिस्ट है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट आया है, डिपॉजिट मानोगे? नहीं मानेंगे भाई साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी से डिपॉजिट मानोगे? नहीं मानेंगे। अब आप अमाउंट रिसीव किया कमर्शियल पेपर इशू करके, डिपॉजिट मानोगे? नहीं मानेंगे। आपने अनदर कंपनी से डिपॉजिट लिया है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। एचयूएफ से पैसा लिया है, एचयूएफ से डिपॉजिट माना जाएगा। एचयूएफ से पैसा है, डिपॉजिट मानेंगे। अमाउंट रिसीव्ड हुआ शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर 90 डेज। अरे बाप रे, 90 डेज कैसे हो गया भाई साहब? 90 डेज कैसे हो गया? 60 दिन में अलॉट करना होता है, 60 दिन में अलॉट नहीं किया तो 15 दिन में वापस करना होता है। 90 डेज के लिए आप रखे हुए हो, तो क्या इसको डिपॉजिट माना जाएगा? द आंसर इज यस। अमाउंट रिसीव फ्रॉम नील, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बराबर है क्या? अमाउंट रिसीव हुआ नील से, एक डायरेक्टर है कंपनी का, हु इन टर्न हैज बोरोड अमाउंट फ्रॉम हिज रिलेटिव। नील एक डायरेक्टर है, वो अपने रिलेटिव से लेके आ रहा है। अब बच्चा दिमाग में लगाता है, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर भी अमाउंट दे सकता है, उसका रिलेटिव भी अमाउंट दे सकता है। डायरेक्टर का बस उसको डिक्लेरेशन देना है कि बोरोड फंड नहीं है। अरे भाई साहब, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी का रिलेटिव दे सकता है। यहां पे तुमको प्राइवेट पब्लिक बोला ही नहीं, यहां पे बोला डायरेक्टर है, हाँ है, नील है, हाँ है, कहता है वो अपने रिलेटिव से उधार लेके दे रहा है। अरे तो भाई साहब, जब डायरेक्टर खुद भी देता है अमाउंट तो बोलता है उधार का नहीं है, राइटिंग में बोलता है तो डिपॉजिट नहीं मानते। यहां तो वो खुद ही बता रहा है कि उधार पे लेके आए तो डिपॉजिट तो मानेंगे। सिक्योर्ड डिबेंचर को डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कन्वर्टेबल डिबेंचर है लेकिन 12 साल बाद कन्वर्ट हो रहा है। अरे भाई 10 साल में कन्वर्ट होता है तो डिबेंचर नहीं है, तो डिपॉजिट नहीं मानते, अभी तो डिपॉजिट मानेंगे। आपने अमाउंट रिसीव किया है एडवांस, 15 महीने बाद उसका गुड्स दोगे। एडवांस पहले ले लिया, 15 महीने बाद माल सप्लाई होगा, डिपॉजिट मानेंगे। 365 डेज के अंदर गुड्स दे देना होना मांगता, तुम 15 महीने तक रखे रहोगे, यानी कि तुम साल भर से ज्यादा रख रहे हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट एम्प्लॉय से लिए हो 1.5 लाख रुपए का, उसकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, भाई साहब डिपॉजिट माना जाएगा। उसकी सैलरी से ज्यादा ले रहे हो आप उसकी सैलरी से ज्यादा ले रहे हो। आइए थोड़े और क्वेश्चन कराता हूं डिपॉजिट के, बेहतरीन बेहतरीन। मेरे ख्याल से नेगेटिव लिस्ट तो आपकी अच्छे से रिपीट हो गई होगी। मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं डिपॉजिट के। एक बेहतरीन क्वेश्चन तो ये है, याद रखना हमेशा डिपॉजिट के केस पे आपको, जब भी आप पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो, आपको टेंजिबल असेट पे चार्ज क्रिएट करना होता है। किस पे? टेंजिबल असेट पे। अब ध्यान देना, देखो परफेक्ट लिमिटेड करके कंपनी है, 100 करोड़ का डिपॉजिट लेती है, 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से लेती है, 3 साल पे रीपे होगा, सब बराबर है क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो नहीं सकता। चार्ज क्रिएट किया प्रिस्क्राइब टाइम में ट्रस्टी के फेवर में, ये चार्ज के सारे अमाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग 100 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 20, अच्छी बात है, हो गया 100। अब ट्रेडमार्क और गुडविल भाई साहब इनको इग्नोर करना है, ये इंटेंजिबल एसेट है। अब आप दिमाग में शायद हो सकता है सर 100 करोड़ का लिया था प्रिंसिपल अमाउंट, 100 करोड़ का हो गया, नहीं ना भाई, 100 करोड़ में हर साल का 12% इंटरेस्ट भी तो है, तो टोटल 136 करोड़ हुआ। वो 36 करोड़ इंटरेस्ट का तुमने कहां चार्ज क्रिएट किया, तो ये चार्ज वैलिड चार्ज नहीं माना जाएगा, ये चार्ज वैलिड चार्ज नहीं माना जाएगा। एक ये सवाल है, इसके लिए तो आप कैलकुलेटर निकाल लेना और तुरंत लिमिट याद रखना। देखो कैलकुलेटर और लिमिट याद रखने की बात को ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों। कहता देखो भाई साहब, आपको पहले तो रूल नंबर 3 याद होना मांगता। रूल नंबर 3 क्या बोलता? रूल 3 बोलता है मिनिमम 6 महीने के लिए डिपॉजिट होगा, मैक्सिमम 36 महीने के लिए होगा। डन सर। रीपेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। डन सर। सर 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट लेना है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए तो ले सकते हैं क्या? हाँ सर, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने होगा और मैक्सिमम डिपॉजिट 10% हो जाएगा। अब इसी रूल को याद रखना और लगाना। विक्की लिमिटेड है, हाँ भाई विक्की लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, कहानी बता दिया क्या क्या कर रही है। विक्की लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 70 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 है और फ्री रिजर्व जो है 20 है। सर टोटल 110 करोड़ हो गया सर टोटल 110 करोड़ हो गया सर, टोटल 110। क्या विक्की लिमिटेड जो है
क्या वो एक एलिजिबल कंपनी मानी जाएगी? हाँ सर, अगर नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर है या टर्नओवर 500 करोड़ और मोर है तो आपको एलिजिबल कंपनी मानते हैं। ठीक है, अब कहता है विक्की लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है प्लान ए में 4 महीने के लिए, प्लान बी में 36 महीने के लिए। अब आपको दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करना है, एक प्लान ए और एक प्लान बी। प्लान ए 4 महीने का है, मतलब 6 महीने से कम का है, वहां पे 10%। प्लान बी 36 महीने का है, लेकिन वहां पे अगर आप मेंबर से भी डिपॉजिट ले रहे हो तो 25%। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मैक्सिमम पब्लिक से 25% ले सकती है और मेंबर से 10% ले सकती है। और ये बोल रहा है भैया पब्लिक से लेना है, बताइए कितना ले सकती है। तो अब देखो, तुम खुद देखो, 110 करोड़ है भाई, 110 करोड़ का मैं प्लान ए में तो 10% वही निकाल दूंगा, ये मैंने 10% निकाल दिया, 11 करोड़ तो बाजू हो गए। अब भाई प्लान बी में अगर मेरे को रखना है प्लान बी, तो प्लान बी में बचा कितना मेरे पास? 25% में से 10% तो मैंने प्लान ए में निकाल दिया। तो प्लान बी में मेरे पास 110 करोड़ का 15%, यानी कि प्लान बी में सर 16.5 करोड़ रुपए उठा सकता हूं पब्लिक से, और प्लान ए में मैं उठा सकता हूं भाई साहब आपका 11 करोड़। यह ध्यान रखना है आपको, गलती से आप प्लान बी के अंदर पूरा का पूरा 25% डाल के 27.5 करोड़ मत डाल देना, क्योंकि प्लान बी में बचा ही 15% है, क्योंकि 10% तो तुमने प्लान ए में रख लिया है। बढ़िया सर। अब दूसरा बोलता है बताइए अगर यही विक्की लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी होती, भूल जाइए प्लान ए को, प्लान ए को भूल जाइए, मानिए विक्की लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी, सीधा प्लान बी बताइए कितना है। तो ले भाई 110 करोड़ का सीधा 35%, 38.5%, यानी कि 38.5 करोड़ विक्की लिमिटेड सीधा उससे उठाएगा, किससे? पब्लिक से, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है। बढ़िया सर, एक नंबर। जीवन में आगे बढ़ते हैं सर, बढ़िया 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 से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइए चैप्टर नंबर 4 पे आपको लेके चलता हूं। दुखी आत्मा वाला एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 48। अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको किसी एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट का वेरिएशन करना है तो कहता है भाई साहब 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट चाहिए राइटिंग में, या तो उनकी सेपरेट मीटिंग में लगेगा एसआर। आइए क्वेश्चन को, उसी प्रोविजन को याद में रखते हुए ध्यान पे, दो प्रकार की इक्विटी है, एक ऑर्डिनरी है, एक डीवीआर वाला है। देखो नीचे डीवीआर वाले में लिखा है एक वोटिंग राइट मिल रहा है हर 5 शेयर के बदले। बहुत बढ़िया। अब कहता है देखो कंपनी क्या कर रही है, वेराय करना चाहती है क्लास 2 वाले को, जहां पे हम उनको हर 5 पे एक वोटिंग राइट दे रहे थे, अब हम उनको हर 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट देना चाहते हैं। कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल में पावर दिया है कि आप वेरिएशन कर सकते हो। यहां पे 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर जो है, यानी कि ऐसे होल्डर जिनके पास 40,000 इक्विटी शेयर है, उनने राइटिंग में कंसेंट दे दिए। तो भाई साहब टोटल 50,000 शेयर है, उसमें से 40,000 ने कंसेंट दे दी, 80% की कंसेंट आ गई है। 80% की कंसेंट आ गई राइटिंग में, हमको तो 75% चाहिए था। लेकिन कहता है इस पे से कुछ 4500 शेयर जो रखे हैं ये लोग दुखी हो रहे हैं, बोलते हैं हम एनसीएलटी के पास जाएंगे। तो पहली बात, क्या कंपनी वेरिएशन कर सकती है? द आंसर इज यस। दूसरी बात, क्या ये लोग कोर्ट जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं? दुखी आत्मा लोग नहीं जा सकते। क्यों? दुखी आत्मा होने के लिए भी आपके पास कम से कम 10% होना चाहिए। टोटल 50,000 इक्विटी शेयर है, इसका 10% करोगे तो 5,000 आता है। क्या आपके पास 5,000 शेयर्स है जो जितने भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है? नहीं है, आपके पास सिर्फ 4500 इक्विटी शेयर है। तो आप एनसीएलटी के पास वेरिएशन को कैंसिल करवाने के लिए नहीं जा सकते। यहां पे वेरिएशन भरी बाती हो जाएगा, क्योंकि 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो, मतलब ऐसे होल्डर जिनके पास 40,000 इक्विटी शेयर है, उनने अपनी कंसेंट दे दी है। बहुत बढ़िया सर। डिबेंचर को भूलना मत बेटा, डिबेंचर के ऊपर सवाल जवाब आ सकता है। कैसा वाला? ऐसा वाला सवाल जवाब। अब इस सवाल को कराने के पहले मैं एक लिमिट आपको याद रखवा देता हूं। देखो बात को ध्यान से सुनना। एक होता है भाई साहब सेक्शन 71 बोलता है, देखो कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर आपको इशू करना है तो आपको जनरल मीटिंग में क्या लगेगा? एसआर लगेगा। फिर अमाउंट कितना भी उससे कोई लेना देना नहीं है। कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर कंपनी क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो जनरल मीटिंग में क्या लगेगा? एसआर। एक तो यहां लग गया। दूसरा, मान लो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है कौन? कंपनी। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, अच्छी बात है सर। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को भी इशू करके अगर कंपनी उतना बोरोइंग ले रही है जो उसके
पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को एक्सीड कर रहा है। आई रिपीट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके भी कंपनी इतना अमाउंट रेस कर रही है जो उसके पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को एक्सीड कर रहा है, यहां पे भी आपको एसआर लगेगा। अब ये दो प्रोविजन को याद रखिए और क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूरी कहानी ऊपर दिया कि ये क्या करती है। मेन मुद्दे में आता हूं सीधा। मेन मुद्दा ये है, कंपनी का ये पेड अप शेयर कैपिटल है, ये उसका प्रीमियम है, ये उसके फ्री रिजर्व है। टोटल करोगे तो कितना आता है? 1,40,00,000 रुपए आता है। अब देखो भाई, आपकी एग्जिस्टिंग बोरोइंग और प्रपोज्ड बोरोइंग दोनों देखी जाती है। अब 1,40,00,000 का तो आपका 181C की लिमिट हुई। इसमें कंपनी ने ऑलरेडी देखोगे तो 8% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 30 लाख और 9.5% का टर्म लोन 20 लाख, ये तो ऑलरेडी आपने बोरोइंग की हुई है। तो भाई साहब 50 लाख को आप माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी तो लिमिट बची कितनी? 90 लाख की। ये 90 लाख रुपए के डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। 90 लाख के ऊपर जनरल मीटिंग में लगेगा एसआर। और एक बात देखो, पहले तो यहां पे यही पूछा कि कौन सा रेजोल्यूशन। अब दूसरा बोलता है तुम्हारा आंसर क्या रहेगा अगर कंपनी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाह रही है। तो भाई साहब अब तुम्हारा 90 लाख रुपए का अगर तुम कन्वर्टेबल डिबेंचर चाहो ना, भले ये 90 लाख रुपए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर का है, बट अगर तुम इससे कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना चाहते हो 90 लाख का, तुमको जनरल मीटिंग में एसआर लगेगा। तुमको जनरल मीटिंग में एसआर लगेगा, क्योंकि अब बात कन्वर्टेबल की आ रही है। ठीक है सर, वो स्वेट इक्विटी शेयर का याद रखना भाई साहब, स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट्स याद रखना। बताता हूं स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट अभी निकाल के अभी आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन को समझिए आप ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को आपको सेक्शन नंबर 61 और सेक्शन नंबर 66 के बारे से बताना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बताना है। 61 और 66 के बारे से बताना है। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। 61 और 66 क्या बोलता है? देखो भाई साहब, 66 में बोलता है आपको एसआर पास करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो जाके रिडक्शन होगा। अब इस केस पे हुआ क्या आपको पता है? यहां पे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को आपने कैंसिल किया। अनसब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब, अनकॉल्ड भी नहीं बोल रहा हूं, अनपेड भी नहीं बोल रहा हूं, अनसब्सक्राइब्ड को आपने कैंसिल किया। तो भाई ये अल्ट्रेशन होगा ना। सेक्शन नंबर 61 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ई के हिसाब से आपने इसको कैंसिल किया। कैंसिल करते हो तो सेक्शन 64 बोलता है आरओसी को नोटिस देना है। कैंसिल किया आपने, अल्ट्रेशन किया। जब वो फॉर्म जा रहा था, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं मैं इसको सर्टिफाई नहीं करूंगा क्योंकि आपने एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं लिया है। अरे भाई साहब, कैंसलेशन के लिए कब से एनसीएलटी का अप्रूवल लगने लग गया? कैंसलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब कैपिटल इज अमाउंट टू अल्ट्रेशन, कोई रिडक्शन थोड़ी हो रहा है। सेक्शन 66 थोड़ी लगेगा, 61 लगेगा। 61 पे आर्टिकल पे अथॉरिटी चाहिए, जनरल मीटिंग में ओआर लगता है, बात बन जाती है। कंपनी सेक्रेटरी सही है कि गलत है, आपको ये पूछ रहा है, आपको बताना है कंपनी सेक्रेटरी गलत है। ये क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, सब घुमाने वाले क्वेश्चन है। चलिए फटाफट अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक सवाल मेरे पास और आ रहा है, किधर गया किधर गया किधर गया। लिमिट्स आप ध्यान रख लो। पहले तो आप लिमिट्स ध्यान रख लेना। आइए, कौन सी लिमिट? बायबैक पढ़ा देता हूं, फिर स्वेट इक्विटी शेयर की एक बार लिमिट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कि स्वेट इक्विटी शेयर कितना हो सकता है। बराबर है क्या? ठीक है। अब ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये इस एक क्वेश्चन में बायबैक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। लगभग मोटे मोटे पॉइंट एक क्वेश्चन में बायबैक का हो जाएंगे। देखो क्या बोलता है, ध्यान से भाई। अपना पहले ये याद रख लो, बायबैक का ऑफर क्लोज हुआ पिछला, वहां से अगले 1 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। पहली बात, आप इशू प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी से बायबैक नहीं कर सकते। आप 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। बराबर है क्या? अब यहां पे क्या बोलता है, ध्यान से समझना। कहता है देखो, XYZ है, अनलिस्टेड कंपनी है, एसआर पास किया जनरल मीटिंग में जनवरी 5, 2019 पे। ठीक है सर, 30% का बायबैक। सत्यानाश हो तेरा, 30% कहां से बायबैक हो जाएगा जी? पहली गलती। दूसरी, इक्विटी शेयर ले रहे, अच्छी बात है, आर्टिकल में पावर है, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल में पावर होना भी चाहिए। अब कहता है कंपनी इसके पहले भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है जनवरी 18 पे, जनवरी 15, 2018। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने 15 जनवरी को 2018 को पहले बायबैक किया था, तुम 5 जनवरी को दोबारा कैसे कर लोगे? 1 साल हुआ क्या तुमको? नहीं हुआ।
कंपनी फर्दर डिसाइड कर रही है कि हम बायबैक करेंगे अर्लियर इशू, इक्विटी शेयर जो अर्लियर इशू था उससे करेंगे। अरे भाई साहब, अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी से आप बायबैक नहीं कर सकते। कहता है बताइए कंपनी का प्रपोजल ऑर्डर में है क्या? अबे बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है। पहली बात तो 30% बायबैक नहीं होगा, पहला। दूसरी बात, आप साल भर तक बायबैक नहीं कर सकते। पिछला बायबैक आपका 15 जनवरी का है, अभी तुम 5 जनवरी कर रहे हो, नहीं होगा। तीसरा, तुम इशू प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू प्रोसीड ऑफ अर्लियर शेयर ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हो। दूसरा कहता है चलो मान लो आपको तकलीफ हो रही है, हम इसको 5 जनवरी से लेके 25 कर देते हैं। हो गया ना, साल भर हो गया। मैं कहा हो गया। अब बताओ, बोले 30 से 25 कर देते हैं, बायबैक का परसेंटेज 30 से 25। अब बताओ। मैं कहा अब भी गड़बड़ है। अब भी गड़बड़ ये है क्योंकि आप प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर का इस्तेमाल कर रहे हो। बायबैक का परसेंटेज आपने सही कर लिया, डेट आपने सही कर ली, लेकिन आपने अभी भी अर्लियर इशू को टच किया हुआ है। इसकी वजह से हम आपको बायबैक करने नहीं देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहां गया है मेरा ब्रह्मास्त्र? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट ध्यान रखो, और स्वेट इक्विटी शेयर में यह भी ध्यान रखना कि मेरे प्यारे स्टार्टअप की चीज उस पर अलग है। कहां कहां पे आपको स्वेट इक्विटी शेयर पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझना भाई साहब। ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वाला? इधर लॉक इन पीरियड के ऊपर एक आपको सवाल पूछता है। याद रखना, लॉक इन पीरियड हमेशा 3 साल रहेगा स्वेट इक्विटी शेयर में। ना 3 साल से कम हो सकता, ना 3 साल से ज्यादा हो सकता, ये याद रख लेना। एक। दूसरा, मैं लिमिट बताऊं अगर स्वेट इक्विटी शेयर की, तो भाई साहब लिमिट देखो। कहता देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में, या एक ईयर बोलो, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यहां पे थोड़ा सा गलती है, एक ईयर है, ये फाइनेंशियल नहीं है। एक ईयर 5 करोड़ और मोर बराबर है क्या? 5 करोड़ और नॉट मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। आई रिपीट, एक साल पे 5 करोड़ या फिर 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इक्विटी पे। 5 करोड़ या तो नॉट मोर देन 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, हायर कैन बी इशूड, हायर कैन बी इशूड। लाइफ टाइम की लिमिट जो है वो 25% है ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लाइफ टाइम की है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई साहब, ये लिमिट एक नॉर्मल कंपनी के लिए है। कौन सी वाली? ये वाली, जो स्टार्टअप नहीं है, अदर देन स्टार्टअप। साल भर की तो लिमिट यही है। साल भर की लिमिट भाई साहब 5 करोड़ और 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों में से जो भी ज्यादा। डन सर। लाइफ टाइम की लिमिट 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सर ये जो लाइफ टाइम की लिमिट है, ये अदर देन स्टार्टअप की है। यही अगर स्टार्टअप की अगर बात करें तो स्टार्टअप की जो लाइफ टाइम की लिमिट है, मैं साल भर की नहीं बोल रहा हूं, लाइफ टाइम की लिमिट 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल है। पेड अप इक्विटी नहीं है, पेड अप कैपिटल है। और स्टार्टअप का स्टेटस आपको मिलता है 10 साल के लिए, जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर किसी भी साल पे 100 करोड़ को टच नहीं करना चाहिए, उसके नीचे होना चाहिए। याद रखना, हमेशा एक प्राइवेट कंपनी को ही स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। इन सारे सवाल, इन सारे कंसेप्ट में आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है सर, मैं चलता हूं फटाफट। चैप्टर नंबर 3 पे मेरे को एक ही क्वेश्चन आपको कराना है प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर, जो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी तो इस पे एज सच कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो प्राइवेट प्लेसमेंट की बहुत सारी चीजें अपनी यहां पे क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। क्या कहता है यहां पे? PQR बेकर रेस करना चाहता है फंड अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड रेस कर रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट किया ने इक्विटी शेयर का 55 लोगों को, जिसमें से 4 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। तो 55 में से 4 हटा दो, 55 में से 4 हटाए 51 आया। अब 51 लोगों को आप इक्विटी शेयर के लिए कर दिए, ठीक है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था इक्विटी शेयर का, आप अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कर दिए। 155 लोगों को डिबेंचर इशू कर रहे हो। बताइए कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ? कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 200 की लिमिट है वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की लिमिट है। इक्विटी अभी हुआ 51, और यहां पे अगर मैं बात करूं डिबेंचर के लिए आपने 155 दिया, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। अब आते हैं आगे। कहता है बीइंग अ पब्लिक कंपनी, क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, आप कर सकते हो।
अब कहता है क्या कंपनी ने कोई नॉन कंप्लायंस किया है क्या कंपनी की कंप्लायंस में कि इसको हम पब्लिक ऑफर मान लिया जाए? कंपनी कंप्लायंस में है कि नहीं है? बोले कंपनी बिल्कुल कंप्लायंस में है कि नहीं है? फटाफट बताएं, कंपनी कंप्लायंस में है कि नहीं है? कंपनी कंप्लायंस में है कि नहीं है? फटाफट बताएं, कंपनी कंप्लायंस में है कि नहीं है? अब पूछता है व्हाट इफ द ऑफर फॉर डिबेंचर इज गिवन आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर बट विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। नॉन कंप्लायंस यहां पे एक ही चीज का है, इस बात का नहीं कि आपने 200 की लिमिट को एक्सीड किया है। 200 की लिमिट अपनी जगह है भाई साहब, इक्विटी के अलग, प्रेफरेंस के अलग। आपने जो गलती की है वो गलती ये की है, आपने अलॉटमेंट अभी इक्विटी का अलॉटमेंट अभी कंप्लीट नहीं किया था। तो आपको याद होगा प्राइवेट प्लेसमेंट का फ्रेश ऑफर आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अर्लियर पेंडिंग ऑफर या तो कंप्लीट नहीं हो जाता या तो विड्रॉ नहीं हो जाता। इक्विटी वाले का अलॉटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने डिबेंचर का फ्रेश लेके आ गया, तो आपका नॉन कंप्लायंस 200 की लिमिट का नहीं हुआ, आपका नॉन कंप्लायंस यहां पे जो हुआ है वो आपका फ्रेश ऑफर की वजह से हुआ है, क्योंकि आपका पिछला ऑफर पेंडिंग था वो हुआ। तो कहता है देखो क्या कंपनी कंप्लायंस में है? तो मैं कहूंगा हां, कंपनी थोड़ा सा कंप्लायंस में चूकी है। कहां चूकी है? कि उसने नया ऑफर दे दिया। अब कहता है मान लीजिए चलो आपको ये दिक्कत आ रही है, हम कहते हैं चलो इक्विटी का अलॉटमेंट हो गया पूरा का पूरा, उसके बाद हमने डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया, अब कोई दिक्कत? मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने डिबेंचर का ऑफर इक्विटी के क्या किया है, बात किया है। ठीक है सर, फटाफट अपन आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे देखो अल्ट्रेशन वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसके ऊपर सवाल बन सकता है, सेक्शन 16 के ऊपर सवाल बन सकता है, बात को ध्यान से समझना। अरे सर जी आज क्या कमाल लग रहे हैं आप, सॉरी सर मस्का लगा रहा हूं। आई वांट टू आस्क व्हेन यू विल स्टार्ट एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट। भाई ऑलरेडी सीएमए का मैराथन है, उसके लिए मैं कोई सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, बाकी सारे मैराथन अपने अपलोडेड है, तेरा मस्का सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, बात को सुन, यहां पे इधर आओ, ये सेक्शन नंबर 13 के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। कहता देखो भाई ए लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसने कुछ ये प्रपोजल दिए हुए हैं। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हुआ थाने से, लोकल डिस्ट्रिक्ट है, लोकल लिमिट है थाने डिस्ट्रिक्ट का दादर, ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के दोनों एक ही आरओसी के पास आ रहे हैं, मुंबई आरओसी पे आ रहे हैं। एसआर पास करके आपने कर लिया, लेकिन रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं ली। अरे भाई साहब जब आप आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज जाते हो तो सेक्शन 12(5) के हिसाब से सिर्फ एसआर लगता है। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल तब लगती है जब आपके आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज जाने की वजह से आपके आरओसी का जुरिस्डिक्शन भी बदल रहा है, यहां पे तो बदल नहीं रहा था, तो एसआर से काम चल जाएगा। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई पे है, महाराष्ट्र में, मुंबई आरओसी के अंदर पे, कॉर्पोरेट ऑफिस पुणे में है, ठीक है, पुणे आरओसी के अंदर है। अब ए लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को बदल रही है बोर्ड रेजोल्यूशन में, तो कॉर्पोरेट ऑफिस बदल रहे हो ना, रजिस्टर्ड ऑफिस थोड़ी बदल रहे हो, चलेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है कहां पे? ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे बोलता है भाई साहब? रजिस्टर्ड ऑफिस आपका है सिटी, यार भुला दिए तुमने मस्का लगा लगा के। रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड सर्टेन प्लेस ऑफ अ सिटी है, प्रपोज टू बी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट बोर्ड रेजोल्यूशन। यानी कि मैं अभी ऑफिस नंबर 88 में हूं, प्रेस्टीज पॉइंट में, मैं ऑफिस नंबर 89 में जा रहा हूं, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलेगा। यानी कि विद इन द सेम सिटी अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन चलता है। तो सर अब मुझे बताइए लगता किधर है सर? एसआर कब लगता है, आरडी की अप्रूवल कब लगती है? भाई साहब देखो स्टेट बदलोगे, आरडी का अप्रूवल लगेगा सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से। अगर आप स्टेट नहीं बदल रहे हो, आप सेम स्टेट में सिटी बदल रहे हो और आपका आरओसी चेंज हो रहा है, तो आपको लगता है आरडी का अप्रूवल सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से। ठीक है सर, जीवन में फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना भाई साहब, ये पराग वाली बात याद रखना, ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है मिस्टर पराग साइन कर रहा था। पराग को कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी प्रकार की, सेक्शन 22 के ऊपर है ये। और पराग जो है एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर फिरोज भाई के साथ पार्टनरशिप करके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। बाद में कुछ घाटा होता है, कंपनी बोलती है पराग को हम जानते ही नहीं है, कैसे तुमने पराग के साथ पार्टनरशिप डीड साइन कर ली? कंपनी डिनाई कर रही लायबिलिटी। क्या कंपनी ऐसा कर सकती? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। क्यों भाई साहब?
क्योंकि अगर कंपनी के बिहाफ में किसी व्यक्ति को डीड साइन करना है, उसको राइटिंग में अथॉरिटी होनी चाहिए। पराग के पास कोई राइटिंग में अथॉरिटी नहीं थी। इसको घुमाया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वजह से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने का पावर कंपनी के किसी भी पर्सन को हो सकता है, चाहे एक्सप्रेस चाहे इंप्लाइड। बट जहां पे डीड एग्जीक्यूट करने की बात है, डीड एग्जीक्यूट करने के लिए राइटिंग में अथॉरिटी होनी चाहिए, जो पराग के पास नहीं थी। तो यहां पे कंपनी लायबिलिटी को डिनाई कर सकती है। बढ़िया सर, ये याद रखना। सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20(1) कंपनी को इनकमिंग डॉक्यूमेंट की बात करता है। 20(2) कंपनी से आउटगोइंग डॉक्यूमेंट। 20(1) कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, हैंड डिलीवरी, 5 तरीके से आ सकता है। सोहन नाम का एक व्यक्ति था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या नाम है इस भाई का? सुरेश, बराबर है क्या? सुरेश ने कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा, और कैसे भेजा? कहां लिखा है भाई साहब, कहां से भेजा, कैसे? स्पीड पोस्ट से भेजा, बराबर है क्या? कंपनी कहती है, हमारे आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि भाई साहब हम सिर्फ और सिर्फ जो है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती कि ये वायलेशन में है। क्यों वायलेशन में? कंपनी कहती है भाई साहब हमारे आर्टिकल पे लिखा है कि स्पीड पोस्ट से, तो इसने स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा। कंपनी के आर्टिकल में लिखा था, माय मिस्टेक, मेरे को एरर हुआ, कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि भाई हम सिर्फ स्पीड पोस्ट से लेंगे, बराबर है क्या? सुरेश ने डिस्पैच किया है क्या? अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, बोले हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई इसको, क्योंकि आपने स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा। सुरेश को नुकसान हुआ। बताइए क्या होगा? कंपनी को क्या सुरेश को डैमेज देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। पूछो क्यों? भाई साहब जब रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, लिविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? कैसे मना कर सकते हो? तो यहां पे देखो साफ लिखा हुआ है कि एबी लिमिटेड फॉल्ट पे है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं की और ये डैमेज मांग सकता है। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है भाई साहब, और डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है। जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं, वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A, बराबर है क्या? ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वैसे तो देखो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको क्लास पे भी कराया हूं, यहां पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं अपना एक अलग से जो मैंने इसका चार्ट बना के रखा हुआ है ना, वहां से आपको समझाता हूं। एक ही सेकेंड रुकना। खुल जा सिम सिम। यस, एकदम खुल गया, जोर से। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ये चार्ट ध्यान रखना, पूरा का पूरा सेक्शन 19 एक बार में यहां पे रिपीट होता है। देखो भाई, 3 टाइम लिमिट आपको यहां पे ध्यान रखनी है। 3 टाइम लिमिट में कौन कौन सी है? एक 1/4 के पहले, एक 1/4 को, और एक 1/8/20 के बाद, मतलब 1/8/20 से। तो ध्यान देना। एबी लिमिटेड है सर, 20% का इक्विटी शेयर रखिए आरएस लिमिटेड में। बहुत अच्छी बात है सर। एबी लिमिटेड 1/4/2020 को आरएस लिमिटेड में 20% का इक्विटी शेयर रखिए। ओके सर, रखिए। अब 1/4/2020 को क्या होता है? एबी लिमिटेड जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर इशू करती है। उन 10,000 में एक्सवाई लिमिटेड 4,000 लेता है, 2,000 पीक्यू लिमिटेड लेता है। बढ़िया है सर। यानी कि सर 10,000 शेयर्स में एक्सवाई के पास 4,000 है, पीक्यू के पास 2,000 है। कितना हो गया सर? 10,000 में 6,000 हो गया। अच्छी बात है सर। अब कहता है 1/8/2020 को आरएस लिमिटेड कंपनी करके कंपनी आती है जो एक्सवाई और पीक्यू के कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट? 1/8/2020 को एक्सवाई और पीक्यू सब्सिडरी बन गई आरएस की, और एक्सवाई और पीक्यू जो है एबी लिमिटेड के मोर देन हाफ रखिए। यानी कि सर 1/8/2020 को एक्सवाई, पीक्यू और एबी लिमिटेड तीनों के तीनों सब्सिडरी बन गए किसके? आरएस के। बन गए सर, बहुत अच्छी बात है, बन गए सर। अब पॉइंट इज, पहला सवाल, क्या एबी लिमिटेड सब्सिडरी बनी आरएस की? हां बनी, 1/8 से। क्या एबी लिमिटेड शेयर होल्ड कर सकती है आरएस में बीइंग अ सब्सिडरी? अरे कर सकती भाई, सब्सिडरी तो 1/8 में बनी है, शेयर्स तो 1/4 से रखी हुई थी। सब्सिडरी बनने के पहले जो शेयर्स रखे वो होल्ड कर सकते। तीसरा, क्या एबी लिमिटेड वोट कर पाएगी? क्या? बिल्कुल भाई साहब, वोट नहीं कर पाओगे आप, वोट नहीं कर पाओगे आप। वोटिंग सिर्फ एलआर की कैपेसिटी में है और ट्रस्टी की कैपेसिटी में है। सब्सिडरी बनने के पहले जो आपने शेयर्स रखे हुए हैं, सब्सिडरी बनने के पहले शेयर्स रखे वाले सिर्फ शेयर्स रखने देंगे, उस पर वोटिंग राइट करने नहीं देंगे। ये आपका सेक्शन नंबर 119 सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन नंबर 1 प्रोविजन नंबर 2 बोलता है।
प्रोविजन नंबर 2 बोलता है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मुझे लगा था कि 2 घंटे लगेंगे इसको, ये तो बहुत स्पीड से हो गया। मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 के तो एज सच कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किए, बट मैं आपको बता देता हूं चैप्टर नंबर 1 पे भी आपको कहां से सवाल बन सकते हैं। एक तो भाई साहब ये स्मॉल कंपनी को याद रखना, ठीक है। स्मॉल कंपनी में आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बात आती है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं स्मॉल कंपनी को, वो आपको याद रखना है। स्मॉल कंपनी के 4 करोड़ 40 करोड़ वाली लिमिट याद रखना है। एक प्राइवेट कंपनी जिसकी लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ है, दूसरी प्राइवेट कंपनी जिसकी लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ है, लेकिन एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी है। माना आप दोनों स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, बट होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाओगे और आपको वो छूट मिलने वाली नहीं है। तो ये कुछ चीजें आप याद रखना, ठीक है। चलिए फटाफट दोस्तों, यहां तक अपन अपनी क्लास कर चुके हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेने वाला हूं। बताइए ऑल गुड है, सब सही है। मोटे मोटे जितने क्वेश्चन मेरे को करवाने थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। मैं ऑलरेडी 8 घंटे का एक वीडियो डाल रखा हूं। अगर आपका मोमेंटम खुद से नहीं बन रहा है, आप मेरे इससे रिवीजन कर सकते हो। अगर आपका मोमेंटम खुद से नहीं बन रहा है, आप मेरे इस वीडियो से रिवीजन कर सकते हो। ये आपको यहां पे जाके दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ये यहां पे है। मैंने 3 घंटे पहले इसको डाला है। 8 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा रिवीजन इससे कर सकते हो, पूरा का पूरा रिवीजन इससे कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर खुद से रिवीजन नहीं हो रहा है, बहुत प्यार से मैंने यहां पे एक एक सेक्शन सब सेक्शन को बोलते हुए रिवीजन कराया है, ठीक है। तो बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो, समझ लो। नहीं हो तो वहां से आप इसको कर लेना। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल माई रेगुलर स्टूडेंट, यूट्यूब स्टूडेंट। आप मेरे से पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, बहुत जबरदस्त जाएगा। नाउ इट्स योर टाइम दोस्तों। सेल्फ स्टडी से बढ़ के और कोई स्टडी नहीं है। फटाफट इन सारी चीजों को निपटा लो। कल आपका पूरा 12 बजे तक कोशिश करना कि आप 12 बजे सिलेबस खत्म करके सो जाओ, ताकि अगले दिन आप उठो तो दिमाग में क्या रहे, खालीपना रहे कि हाँ भाई कि ठीक है, कुछ बचा नहीं, कुछ बोझ नहीं बचा है, पूरा मैं रिवाइज करके सोया था। अब एक्स्ट्रा की जो चीजें हैं वो मैं कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। क्या मैं सेशन कंक्लूड कर सकता हूं? 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 चलेगा चलेगा दीक्षा जैन जी, चलेगा, ठीक है। ओके ओके। आई वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा भी अगर ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, जाते जाते लाइक करिएगा, कमेंट में जाके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। मैं जाते जाते एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और जितने भी लोग मेरे से टेलीग्राम में जुड़े हैं, मैं बढ़ चढ़ के आपके सारे डाउट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई नो एग्जाम के एक दिन पहले बेचैनी ज्यादा रहती है, तरह तरह की बातें आती है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।